अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नया दिन के साथ मैं हूं शाहज़ेब अहमद। मैं हूं महक असलम। तो हफ्ते का पहला दिन यानी हफ्ते का आगाज है और वीकेंड के बाद जो पीर का दिन है थोड़ा सा सुस्ती का शिकार होता है ना कि दिल नहीं करता। हम सुस्त हुए हैं। अच्छा, नहीं पीर जो है वो सुस्ती जा रहा है। जब तक ऑफिस में आते तब तक सुस्ती रहती है, लेकिन जब तैयार शाह रो के स्टूडियो में आते हैं तो सुस्ती गायब हो जाती है। और जनाब फिर हमें पता होता है कि बहुत सारे लोगों को जगाना है, हमने उनकी जो नई सुबह नया दिन है उसका आगाज करवाना है। तो दिन के आगाज में बहुत सारी ढेर सारी हम खबरें देते हैं आपको। अभी खबर यह है कि पाकिस्तान में गूगल की 40 मिनट बंदिश से लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में सिर्फ 40 मिनट की गूगल की बंदिश से करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा लोगों को। तफसीलात जो सामने आई उसके मुताबिक समाजी राबतों के प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स की बंदिश की खबर आमतौर पर जंगल की आग की तरह फैलती है, लेकिन रवां माह 14 दिसंबर को गूगल की सर्विसेज जो है 40 मिनट तक के लिए मुतासिर हुई। इसका असर जो है लोगों के कारोबार पर अच्छा खासा पड़ा। बिल्कुल इसलिए पड़ता है कि महक हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कारोबार हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, तो ज़ाहिर है जब गूगल बंद हो जाएगा तो उनका इन्हिसार होता है गूगल पे, यूट्यूब पे होता है। और गूगल मैप्स तो आपको पता है कितने इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सारे इसमें शामिल थे और 40 मिनट तक ये बंद रहा, जिसकी वजह से जो यूट्यूबर्स हैं या जो ऑनलाइन काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आपको बताएं कि सर्च इंजन इस्तेमाल करने वालों के अलावा इसकी दीगर सर्विसेज को पेशा वराना तौर पर इस्तेमाल करने वालों पर भी इसका असर पड़ा। और आईटी इंडस्ट्री के माहिरीन के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में ही गूगल सर्विसेज पर इंहिसार करने वालों को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। गूगल की आर्जी तौर पर बंद होने वाली सर्विसेज में जीमेल भी शामिल है, गूगल मैप्स भी शामिल हैं और यूट्यूब की एप्लीकेशन भी इसमें शामिल है, ये सब इस्तेमाल की जाती है। ऐसा हुआ है, आपको फील हुआ था? नहीं, शायद मैं उस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहा था, लेकिन वो जो 40 मिनट के लिए बंद हुआ है, जो मुस्तकिल काम करने वाले लोग हैं ऑनलाइन, ज़ाहिर है उनके लिए ज्यादा मसला चेक करना होता है। हाँ बिल्कुल। और ये 40 मिनट की बंदिश ऐसी थी जिसकी वजह से हम ये बात इसलिए करें क्योंकि पाकिस्तान में कितने सारे शोबे ऐसे हैं जिनका इन्हिसार इस सर्विसेज पर होता है। बंदिश से मुतासिर होने वालों में असद मेमन भी शामिल थे। जाहिर सी बात है जिन लोगों का इस्तेमाल आईटी जिनके इस्तेमाल में आती है और ज्यादा आती है उनको ज्यादा फर्क पड़ा होगा। अगली खबर जो है वो ये है कि भारत को बड़ा मुआशी धचका लगा। ये धचका नहीं कि 40 मिनट के लिए गूगल बंद हुआ, बल्कि ये कि एप्पल इससे भी बड़ा धचका है कि एप्पल की कर्नाटक में मसनूआत बनाने वाली कंपनी पर पाबंदी आयद कर दी गई। मजदूरों को उजरत की अदायगी में बेकायदगियों की तफसीलात मंजर आम पर आने के बाद एप्पल ने भारत में अपनी मसनूआत की तैयारी पर पाबंदी आयद की। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप मजदूरों को उनकी उजरत नहीं दे रहे तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके बाद एहतजाज भी किया गया उन मुलाजमीन की जानिब से, मजदूरों की जानिब से, और वो बाद में जो है वो पुरतशद्दुद हो गया ये एहतजाज और इसने शिद्दत इख्तियार कर ली। तो एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की जानिब से भारत में अपनी मसनूआत की तैयारी को इस बड़े पैमाने पर रोकने को मुश्किलात में घिरी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत नरसापुर में वाक़े वेस्ट वन कॉरपोरेशन में मजदूरों को अक्टूबर और नवंबर की तनख्वाहों और उजरत की अदायगी में ताखीर करने के बाद कंपनी पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई है। तो उसके बाद एहतजाज करना तो बनता है यकीनन। जाहिर है गुज़श्ता हफ्ते इस कंपनी में मजदूरों ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पुरतशद्दुद एहतजाज किया था, जैसा कि शाहज़ेब जिक्र भी कर रहे हैं। और फैक्ट्री की कई इमलाक को नजर आतिश भी किया गया, जलाओ घेराव भी हुआ, काबू पाने की कोशिश की गई। इसके कोशिश के लिए बड़ी तादाद में पुलिस को तलब किया गया, जबकि कंपनी ने मजदूरों के एहतजाज से अरबों रुपए के नुकसान का दावा भी किया। देखिए उनका अरबों का नुकसान हुआ, अगर आप मजदूरों को तनख्वाहें टाइम पर दे देते तो आपका ये नुकसान ना होता और फिर एहतजाज भी ऐसे ना होता। खैर आगे बढ़ जाते हैं और मैच पर बात करना भी महक बहुत जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पर सवालात उठ रहे हैं और मिसबा पर जो शायकीन हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। हमने इस दूसरे मैच में T20 के मैच में देखा कि हमारी जो टीम है उन्होंने टारगेट, खैर हफीज ने परफॉर्म अच्छा किया इसलिए हमारा टारगेट कुछ बेहतर हो गया। तो ये टारगेट भी ना बन पाता और हदफ देने के बावजूद हम हार गए क्योंकि जो हमारे बैट्समैन थे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। यही कह रहे थे जब मिसबा पे तनकीद हुई कि कैसा कॉम्बिनेशन मिसबा ने जो बना के ग्राउंड में उतारा। ये बहुत सारे सवालात उठे मिसबाउल हक पर। खैर इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमारात ने यकीन दहानी कराई है कि वीजा पाबंदियां आर्जी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की से ये बयान सामने आया है कि अब इस बात को वाज़ेह तौर पे बता दिया गया है कि जनाब जितनी पाबंदियां हैं वो सारी आर्जी तौर पर हैं। ये एक अच्छी खबर है क्योंकि हम बार बार ये बात करते आए हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनका रोजगार जुड़ा है मुत्तहदा अरब अमारात में, और जब ये चीजें सामने आई थी तो सब परेशान हो गए थे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने हालिया दौरा यूएई में पाकिस्तानियों के लिए वीजा पाबंदियों का मामला उठाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने ये बात की और उसके बाद इस चीज की यकीन दहानी कराई गई कि जनाब जितनी पाबंदियां हैं ये आर्जी हैं,
कोविड की वजह से वीज़ा पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन जैसे ही सूरत हाल पर हम काबू पा लेंगे, पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएंगी। पाकिस्तानी आ सकते हैं और पाकिस्तानी आके जो यहाँ पर उनके रोज़गार हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं। एक और अच्छी खबर वो ये है कि रवां साल पेशावर के चिड़ियाघर में 30 नए जानवरों की एंट्री हुई है। अच्छा, और रवां साल में अपने नाज़रीन को ये बताएं कि 19 जानवरों की हलाकत के बाद अरबी हिरन है जो जिसके यहाँ 4 और नील गाय के 3, बंगाल टाइगर्स के 2 और सुर्ख हिरन के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई है। मतलब ये तादाद जो है ना वो बढ़ती जा रही है, पैदाइश हो रही है, तो बड़ी अच्छी खबर है। नहीं, मुझे खुशी हो रही है कि जानवरों की तादाद बढ़ रही है और ये बढ़नी चाहिए। तो ये जो जू जाकर एंजॉय करने वाले लोग हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी खबर है। आप जू गए कभी कराची? मैं बहुत दफा गया हूँ। मैं कभी नहीं गई। चलो हम जरूर वीकेंड पे चक्कर लगाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं जनाब, और अब जरा हम बात करते हैं सियासी माहौल की। हमने हमेशा देखे कि जब हमारे सियासतदान कॉन्फ्रेंस करते हैं या ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आम तौर पर एक दूसरे पर ऐसे जुमलेबाजी होती है कि जुमलों से नॉकआउट कर देते हैं। लेकिन अब बात है बॉक्सिंग रिंग की। जी हाँ, बॉक्सिंग रिंग तक बात पहुंच रही है, जहां पंजाब की मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ को 2-2 हाथ करने की पेशकश कर दी है। प्रोफेशनल बॉक्सर्स की तरह मैच से पहले बड़े बड़े दावे भी कर दिए हैं। फिरदौस साहिबा कह रही हैं कि जनाब मुर्गियों का इनसे क्या मुकाबला। वैसे अगर देखा जाए फिरदौस आपा को और मरियम नवाज को तो मैं फिरदौस आपा पे कोई फिटनेस पे शक नहीं कर सकता कि हमने उनको क्रिकेट खेलते हुए भी देखा, हमने उनको टाइलें तोड़ते हुए भी देखा। पहली उनकी नाकाम कोशिश थी, लेकिन दूसरी में उन्होंने सारी टाइलें तोड़ दी थी। तो मेरे ख्याल में वो इतनी उनकी फिटनेस अच्छी है, मेरे ख्याल में उन सबको जो है ना वो शिकस्त दे सकती हैं। तो ये चैलेंज उनकी तरफ से करना एक बड़ी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंज होगा। और उन्होंने कहा कि मैं कई लोगों की पिटाई भी कर चुकी हूँ। वैसे फिरदौस आपा जो दावा कर रही हैं उनकी फिटनेस को देखते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए, वैसे लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं जब वो आती है ना, और थोड़ा डरते भी हैं मुझे लगता है उनसे। दानियल उमर ने रिपोर्ट तैयार की, अपने नाज़रीन को हम दिखा। तो फिरदौस आपा ने तो मरियम नवाज को बॉक्सिंग का चैलेंज दे दिया। इस पर शहरी क्या राय रखते हैं? कौन जीतेगा, कौन हारेगा? हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों से राय इकट्ठी की है, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की है, जो सवाल मेरे जहन में भी है। जवाब क्या मिला है जरा आपको दिखाते हैं। फिरदौस अवान नई खिलाड़ी है, वो नहीं जीत सकती। मेरे अंदाजे में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ही जीतेगी, क्योंकि वजन में भी वो काफ़ी हेल्थी हैं। लेकिन मरियम नवाज तो एक मामूली सी बच्ची है, उसके आगे वो तो पहलवान है। And his name is John C. मरियम ही जीतेगी क्योंकि वो जवान है, अभी वो बूढ़ी है। Few moments later. Definitely फिरदौस आशिक अवान। इसकी वजह ये कि उनके अंदर 3 मर्द छुप के बैठे, इनके 3 नाम हैं जो तीनों आदमी वाले हैं। मरियम क्योंकि वो शेर हैं, शेर हमेशा जीतते हैं, जीत हमेशा शेर की होती है। फिरदौस आशिक अवान जीतेगी बिकॉज ऑफ कोर्स इज मोर हेल्दी है। ऑब्वियसली फिरदौस आशिक अवान जीतेंगी क्योंकि वो ज़्यादा हैवी हैं और वो ज़्यादा मतलब तगड़ी है। फिजिक वाइज वही जीतेंगी। फिरदौस आशिक अवान जीतेगी क्योंकि एक तो वो हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटी हैं, और दूसरा वो सियालकोट की पावर है ना, इसलिए। मरियम नवाज क्योंकि बहादुर हैं, फिरदौस को एक भी लगाएंगे तो उन्होंने 10 दिन वैसे नहीं उठना, इसलिए वही जीतेंगे। फिरदौस आशिक अवान जीतेंगी क्योंकि वो इसलिए जीतेंगी क्योंकि वो क्रिकेट की प्लेयर रह चुकी हैं और वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकती हैं। मरियम जरा कमज़ोर है, आशिक अवान जरा स्ट्रॉन्ग है, उसका मुक्का है कि पड़ेगा तो मरियम की सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। फिरदौस आशिक अवान तो वैसे ही अपना उसकी फेस ब्यूटी जो है ना वैसे रेसलर वाली है। बॉक्सिंग का अगर मुकाबला किया तो फिरदौस आशिक अवान तो मरियम के ऊपर बैठ जाएगी, मरियम तो चिट हो जाएगी। तो जो नून लीग के सपोर्टर्स थे मेरे ख्याल से उन्होंने मरियम को इसलिए सपोर्ट किया कि जाहिर सी बात है कि शेर जो है वो धाड़ता जब है तो हर कोई पीछे हट जाता है। फिरदौस आपा की अपनी एक पर्सनैलिटी है। इसी चैलेंज पर बात करने के लिए हमने राबता किया है लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी साहिबा को कि नून लीग इस चैलेंज को कैसे देख रही है, एक्सेप्ट करिए या नहीं। उस्मा साहिबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। फिरदौस आशिक अवान ने मरियम नवाज से बॉक्सिंग मुकाबले का चैलेंज कबूल किया है, कि आपकी लीडर ये चैलेंज कबूल कर रही हैं?
जी शुक्रिया। देखिए फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं उनको मीडिया में रहने के लिए वो जाली ब्रूसली भी बनी फिर रही होती हैं। कभी वो कहती हैं कि मैंने मेकअप किया तो लोगों ने कहा पैसे लग गए, चीज़ अच्छी आ गई है। वो तो इस किस्म की हरकतें करती हुई शायद उनको अच्छी लगती होंगी। मरीम नवाज साहिबा एक रहनुमा हैं और वो सियासत करती हैं, उनका इस किस्म के शोबदाबाजी से कोई लेना देना नहीं। और मुझे हैरत यह है कि मरीम नवाज और फिरदौस आशिक अवान का कोई कंपैरिजन बनता है? ये सवाल आपको मतलब उनकी एक वाहियात बात की तरह नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। पता नहीं आप मुझसे ये सवाल कैसे कर रहे हैं। तुमको सियालकोट की पावर भी करार दिया जा रहा है। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान ने मरीम नवाज को राजकुमारी, मरियम औरंगजेब को कनीज़ अव्वल और आपको कनीज़ दोम कहती हैं वो, तो इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? बेचारी, मैं उन पर तरस ही खा सकती हूँ उनकी ज़हनी हालत के ऊपर कि जैसे वो धुतकार के निकाली गई फेडरल से और यहाँ पर करप्शन के इल्ज़ामात के साथ, और वो मोहतरमा यहाँ आकर जो है वो बातें करने से थकती नहीं है। किसी को कनीज़ कह देने से कोई कनीज़ हो नहीं जाता। कनीज़ वो होती है कि जिसको धुतकार दिया जाए और उसके बाद जो है उसको जो है दोबारा गले लगा लिया जाए और उस बेचारी के पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो बेचारी आके बैठ जाती है। पंजाब में इसको कहते हैं कनीज़। और मरीम नवाज़ को अल्लाह ताला ने राजकुमारी पैदा किया है, ये अपने अपने मुकद्दर है। किसी के मुकद्दर में राजकुमारी होने लिखा है, किसी के मुकद्दर में जो है वो मतलब मैं क्या सख्त वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहती। बिल्कुल उस्मा साहिबा, मुकद्दर की बात है। अच्छा, फिरदौस आपा तो कनीज़ अव्वल और दोम को मुर्गियों से तशबीह दे रही हैं। वो कह रही है कि पहले ही पंच में तो नॉकआउट हो जाएंगे। तो ऑन अ लाइटर नोट उनका इशारा आपकी तरफ था या किसी और की तरफ था, इस पे क्या रद्द-ए-अमल आप देंगे? मुझे बताइए, क्या इस सवाल का मुझे कोई जवाब देना चाहिए? इन मौसूफा को ये मालूम नहीं है कि ये वो ना माई मुंडा नहीं कहते हैं हमारी सोसाइटी में, एक माई मुंडा बनी फिरती है जिसको शायद औरत होने पे शायद वो कोई बहुत शर्मिंदा होती है। मुझे औरत होने पे कोई शर्मिंदगी नहीं। और सियासत में जो है वो डोले और जो है बॉक्सिंग की बजाय दिमाग, अकल और इखलाकियात की ज़रूरत होती है जो इन मोहतरमा के पास नहीं है। सो ये अपनी तरबियत और अपनी बैकग्राउंड बताती हैं। इसके ऊपर मैं इनको क्या कह सकती हूँ? मैं इनके ऊपर तरस खा सकती हूँ और इनके लिए दुआ कर सकती हूँ। अच्छा, फिर मैं आपसे ये भी सवाल कर लेता हूँ कि वैसे आपको कोई बॉक्सिंग का, कोई जुडो कराटे का, कोई इस किस्म का कोई शौक है? कभी आपने किसी खतरनाक सूरत हाल में कोई आप फंस गई हों और आपने ज़ाती दिफा किया हो? देखिए, मुझे कभी टाइम नहीं मिला इस किस्म की वो करने के लिए। मेरे पास अल्लाह ने दिमाग दिया है मुझे, और अल्लाह ताला ने मुझे सियासी सूझबूझ दी है, और तमाम मामलात से निकलने के लिए मुझे और खुदा ताला की एक मेहरबानी हमेशा रहती है। तो मुझे इस किस्म की हरकतों की ज़रूरत नहीं पड़ती मोहतरमा की तरह। मोहतरमा शायद यही जूडो कराटे करते हुए 5-6 कलाबाजियाँ खाती हुई यहाँ तक पहुँची हैं। तो अच्छी बात है, लड़कियों को सेल्फ़ डिफेंस जो है वो आना चाहिए, लेकिन मुझे सेल्फ़ डिफेंस मेरे पास है और वो है मेरा दिमाग और मेरी सियासी सूझबूझ, वो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, आपने जो कुछ कहा हमने सुन लिया, और ये चैलेंज जो है वो अभी तक वहीं पर है जब तक कि वैसे उसका जवाब तो आ गया है जो वो डिफेंड कर रही हैं। तो इसी पर हमारे साथ हमारे तज्जियाकार अदनान आदिल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। अदनान साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सारी गुफ्तगू आप सुन रहे होंगे यकीनन, और हम देख रहे हैं कि एक चैलेंज सामने आया है और फिरदौस आशिक अवान ने तो ये चैलेंज कबूल कर लिया है और जो डिफेंडर्स हैं वो भी इसको कबूल कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं एज ए रेफरी, आप क्या समझते हैं कि ये मैदान कौन जीतेगा? देखिए, ये मुकाबला बनता नहीं है। एक तरफ हैवी वेट है, दूसरी तरफ लाइट वेट है। हैवी वेट का मुकाबला तो हैवी वेट से होना चाहिए ना, लाइट वेट से तो नहीं होना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान का जो वजन की कैटेगरी है वो अलग है और मरियम की अलग है। वैसे ये तो एक हल्की फुल्की मज़ाहिया सी गुफ्तगू है ना, एक पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट है ये, तो इसको इतना सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। और बस वो जो बात होना थी वो हो गई। तो नाज़ साहब, आप एक लफ्जों की बॉक्सिंग है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं तो इस तरह तो फिरदौस आपा को जापान जाना चाहिए ना, वो पाकिस्तान में किससे मुकाबला करेंगी? क्योंकि उन जैसे हैवी वेट तो यहाँ पे मुझे कोई नहीं नजर आता। नहीं, नून लीग में काफी हैवी वेट मौजूद हैं, उनको सामने आना चाहिए। आप किसी का नाम बता दें, सजेशन दे देना कि किसको सामने आना चाहिए। नहीं, मैं ऐसे ही नाम आप मेरी पिटाई करवाएंगे, आप नाम बताएंगे। चले अदनान साहब, अब जरा हम सियासी मामलात की तरफ बढ़ते हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता हफ्ते काफी हलचल रही पाकिस्तान के सियासी मैदान में। अगर पीडीएम के जलसे से हम बात शुरू कर लें तो पिछले हफ्ते इतवार को पीडीएम का जलसा था, पावर शो किया गया। बड़ी उम्मीदें थी कि लाहौर से लोग बाहर निकलेंगे, बाहर आएंगे लाहौरी, लेकिन ऐसा कुछ देखने में नहीं आया। आपको लगता है
कि पीडीएम के उस जलसे के बाद काफी ठंडी ठंडी हमें ऑपोजिशन नजर आ रही है? अपोजिशन जम गई है, इतनी ठंड पड़ रही है लाहौर में भी और पूरे मुल्क में कि वो बर्फ की तरह जम गई है अपोजिशन। सच बात यह है कि लाहौर के जलसे के बाद अपोजिशन को बहुत सेटबैक हुआ है, अपोजिशन की कमज़ोरी का तासुर उभरा है। इनकी ख्वाहिश ये थी और इनका मंसूबा ये था कि एक बड़े पैमाने पे लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, अपने सपोर्टर्स को। 1-2 लाख लोग जो हैं मीनार पाकिस्तान में आ जाएंगे। लाहौर हमारा गढ़ है, सेंट्रल पंजाब जो है नून लीग का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, तो उससे इस्टेब्लिशमेंट को इम्प्रेस किया जा सकेगा कि भाई हालात इतने अब काबू में नहीं रहे हैं, तो इमरान खान को मजबूर किया जाए कि वो इस्तीफ़ा दे दें या नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। लेकिन लोगों ने बिल्कुल ठंड प्रोग्राम रखा। वो 6-7 हज़ार लोग लाहौर से होंगे, टोटल मिला के 20-22 हज़ार लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचे। तो वो जो उनकी फूंक निकल गई, अपोजिशन जो है वो बहुत उसको नुकसान हुआ है लाहौर के जलसे के बाद। ये बात अब सामने आई है कि लोग जो हैं वो सड़कों पे आने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग वोट तो डालने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सड़कों पर आकर सियासतदानों के लिए मार खाने के लिए, एहतजाज करने के लिए, इतनी सर्दी में कोरोना वबा में आकर जलसे जुलूसों में शिरकत के लिए तैयार नहीं हैं। तो इसका नतीजा ये निकला कि ना ये लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सके तारीख का, ना ये इस्तीफ़ों की तारीख का ऐलान कर सके। पहले तो कह रहे थे आर होगा या पार होगा, ना आर हुआ ना पार हुआ। अब एहसन इकबाल कल कह रहे थे कि हम फरवरी की 1 तारीख तक हतमी ऐलान कर देंगे लॉन्ग मार्च का। यानी अभी तो लॉन्ग मार्च के ऐलान की डेट दी जा रही है कि वो हम फरवरी में करेंगे। तो फिर उसके फरवरी में तो सेनेट का इलेक्शन शुरू हो जाएगा, उसका जोड़ तोड़ शुरू हो जाएगा। हुकूमत ने भी बड़ी चालाकी की है कि सेनेट की बहस छेड़ दी कि ओपन बैलेट से होना चाहिए, शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, और सेनेट जो है उसके इलेक्शन हम ज़रा जल्दी करा देते हैं। हालांकि वो तो पहले भी फरवरी में होते रहे हैं, तो उसी तरह होंगे जैसे पहले होते थे। तो हुकूमत ने एक शोशा छोड़ दिया और सारी अपोजिशन जो है वो उसके पीछे लग गई। एक हफ्ता ये जो सारा गुजरा है इसमें बहस सेनेट इलेक्शन पे ही होती रही, ना लॉन्ग मार्च पे हुई ना इस्तीफ़ों पे हुई। और फिर इस्तीफ़ों का भी अब ये डिफेंसिव पे चले गए हैं लगता है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन जो हैं सेनेट के होंगे, फरवरी में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी से लोग जोड़ तोड़ शुरू कर देंगे क्योंकि जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है उनके लिए तो अब टाइम ज्यादा नहीं है। अदनान तो साहब, कतर कलामी की माजरत, सेनेट के इलेक्शन की तो गूंज बड़ी ज्यादा है। क्या हमें पिछली दफा वाला माहौल देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि पिछली दफा ऐसा रिजल्ट आया कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोग ही कह रहे थे कि शायद बाजी पलट जाए, लेकिन हुआ कुछ और ही। इस दफा आपको लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा? जो पंजाब है ना, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक आधी सीट का ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे अब आपने देखा है ना कि कबायली इलाके जो हैं उनकी अलग सीटें होती थी, वो भी मर्ज हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा लेन देन होता है इस मामले में। तो वहाँ पे 20 लोगों को निकाल दिया था इमरान खान ने कि उन्होंने अपना वोट बेचा है, ये इल्ज़ाम लगाकर। तो वहाँ पे एक ख़तरा रहता है कि लोग जो हैं वो बोली लगाएंगे। वैसे भी ये मौका होता है जब पार्टियां चंदा इकट्ठा करती हैं, सेनेट के टिकट के ऊपर 5 से 10 करोड़ रुपए लेती हैं, फिर जो उम्मीदवार हैं वो MPAs को पैसे देते हैं कि हमें वोट दो, तो ये खासा बोली ऊपर चली जाती है। तो इसको अच्छा है अगर आइन में तरमीम कर दी जाए, सब पार्टियां मुत्तफिक हो जाएं कि आइन में तरमीम करके इसको ओपन बैलेट कर दिया जाए। क्योंकि ये जो होता है ना, ये मुतनासिब नुमाइंदगी पे होता है, ये इलेक्शन शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता। एक MPA को 14 तरजीहात जो हैं टिक करनी होती हैं। मेरी पहली तरजीह ये उम्मीदवार है, दूसरी ये, तीसरी ये, 14। एक दफ़ा ये हुआ था कि ज़फ़रुल्लाह जुमाली जो है 14वीं तरजीह के वोट की वजह से सेनेटर मुंतखब हो गए थे। तो ये शो ऑफ हैंड से तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं है, मुतनासिब नुमाइंदगी का तरीक़ाकार है। तो ये ओपन बैलेट अगर सब लोग मिलके कर दें तो ये जो खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग होती है ये कम हो सकती है, वरना फिर जो होता है वो होगा। ये हॉर्स ट्रेडिंग ऐसे कम हो सकती है। अच्छा, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि ऑपोजिशन पर बड़ा मुश्किल वक्त चल रहा है, एक के बाद एक कार्रवाई हम देख रहे हैं। अब पहले शहबाज शरीफ से भी पूछगछ की गई थी और फिर गुलाम दस्तगीर पर पर्चा हुआ, फिर मुदस्सिर क़य्यूम की गिरफ्तारी हुई। क्या मजीद गिरफ्तारियां भी कोई हो सकती हैं, कोई इम्कानात हैं? देखिए, जिस तरह का नैब ने सवालनामा फजलुर रहमान को दिया है और उनकी जायदाद की तफसील पूछी है और उनको 24 दिसंबर की डेट दी है कि वो अपना जवाब जमा कराएं,
तो मुझे ख़दशा है कि फजलुर रहमान, जो मौलाना फजलुर रहमान जमियतुल उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, उनके ऊपर नैब का शिकंजा जो है वो ज़्यादा सख्त होता जा रहा है, कसा जा रहा है, क्योंकि उनसे बहुत तफसील से पूछा गया है कि उन्होंने जायदाद कहाँ से ख़रीदी, ये 7 अफराद हैं, इनसे आपका क्या ताल्लुक़ है, ये जो बेनामी जायदाद है आपकी इन लोगों के नाम पर, ये होटल, ये दुकानें, ये बिजनेसेस, ये मकानात, ये ज़मीनें आपके बच्चों की, आपके ख़ानदान की। तो एक तो मुझे लगता है कि फजलुर रहमान जो हैं वो सबसे टॉप उसके ऊपर हैं, वो ख़तरा मुझे उनके लिए नज़र आ रहा है। दूसरे ये कि यहाँ पर भी आप देखें गुजरांवाला में नून लीग के एक लीडर हैं मुदस्सर क़य्यूम नाहरा, उन्होंने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया था। वैसे ये है कि पिछले 20-25 साल में ये कल्चर रहा है कि जो हुक्मरान पार्टी होती थी उसके अरकान जो हैं सरकारी ज़मीनों पे और मुतनाज़ा ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेते थे। ये करोड़ों अरबों रुपए का खेल चल रहा था। तो मुदस्सर क़य्यूम नाहरा गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद जो है वो FIA ने शहबाज शरीफ से 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश की है, जेल में जाके उनके बेटे हमजा शहबाज से भी की है। बहुत अहम लीडर हैं खुर्रम दस्तगीर खान गुजरांवाला में, उनके वालिद साहब का सिनेमा बना हुआ है सरकारी ज़मीन पे, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये और लाहौर में माजरत वक्त की थोड़ी सी कमी, और शायद इसीलिए हम ये देखते हैं कि अपोजिशन ये कहती है कि नैब जो है वो फेस देख रहा है, केस नहीं देख रहा, फिर इसलिए अपोजिशन कहती है कि नैब जो है वो नैब गर्दी जारी है, कोई और चला रहा है। बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू कर, और तमाम जो सियासी गहमा गहमी थी गुज़श्ता हफ्ते उस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। अब ज़रा गहमा गहमी या एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा शोर है, वो क्या है कि सर्दियाँ, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सर्दियों का राज है, पूरा पाकिस्तान सर्दी की लपेट में। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं तो बहुत सारी सौगातें भी साथ लाती हैं। सूप और यखनी का इस्तेमाल बढ़ जाता है। कराची के तो हर इलाके में सूप के स्टॉल्स लग जाते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में हर कोई कम से कम एक बार तो ज़रूर किमाड़ी का रुख करता है। जी हाँ, वो क्यों? क्योंकि वहाँ केकड़े का सूप आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और शायद इसकी अफादियत भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए शाहजेब ने ये किया कि अकेले चले गए, मुझे बताया भी नहीं, और जनाब वहाँ जाके खूब इंजॉय किया और सूप पिया, और किस तरह का उन्होंने माहौल गुजारा वहाँ पर, कैसा टाइम गुजारा। मैं अकेले नहीं गया था, मेरी टीम मेरे साथ गई थी, आप नहीं गई हमारे साथ। मुझे नहीं लेके गए, तो दिखा देते हैं आपको। दिसंबर का महीना है, मौसम सर्द होता जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, और मछली खाने का दिल तो हमारा इस मौसम में करता ही है। तो अगर मछली की बात हो, फ्रेश मछली की बात हो, फ्रेश सी फूड की बात हो, तो सिर्फ एक बाजार ज़हन में आता है, एक मार्केट ज़हन में आती है, वो है किमाड़ी की मार्केट। तो मैं और मेरी टीम समा की यहाँ पर पहुंची है, हमारे साथ हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्रॉन्स भी नजर आ रहे हैं, जंबो प्रॉन भी है, फिश भी है, लेकिन आज मैं जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ वो क्रैब्स हैं। तो क्रैब्स की हम बात करते हैं, हमारे साथ न्याय साहब मौजूद है। न्याय साहब थोड़ा सा मुझे बताएगा कि पहले तो ये बताया कि ये आज प्रॉन्स हमें बड़े नजर आ रहे हैं, फिश बड़ी नजर आ रही है, ये सब फ्रेश होती है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर सिर्फ एक दिन की मछली मिलती है, डोरी की, जो जिंदा आती है। हमारे पास सब पूरी मार्केट में मछली फ्रेश आती है। इस वक्त से पूरे कराची में जो नाम चल रहा है इस वक्त माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि पूरे कराची में यही कहा जा रहा है कि हमारी नंबर 1। न्याय साहब आप बड़े मशहूर हैं, मुझे ये बताएं कि आज मेरा मूड हो रहा है क्रैब सूप पीने का, तो मैं देख रहा हूँ ये क्रैब्स आपके पास रखे हुए हैं, और ये जिंदा क्रैब्स हैं, तो इससे ज्यादा फ्रेश क्या हो सकते हैं अगर आपके पास जिंदा क्रैब्स यहाँ पे रखे हुए हैं? ये देख सकते हैं, ठीक है ना, इसके जो आगे से क्लॉज है उसको बकायदा बांधा हुआ है ताकि वो कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन ये जिंदा क्रैब्स हैं, अभी भी चल रहे हैं, इनकी टांगे भी चल रही हैं। मुझे थोड़ा सा इनसे खौफ भी आ रहा है कहीं हमारे हाथ ही ना पकड़ लें। नहीं, आपके करीब नहीं आएंगे अब। अच्छा, इसका हिसाब क्या है, क्या हिसाब मिल रहे हैं? ये 700 रुपए किलो हम दे रहे हैं, वैसे जिंदा। क्रैब कहलाता क्या है? ये मट क्रैब कहते हैं इनको। अच्छा, मट, ये सूप इसी का बनता है कि मैंने आज सूप पीना है? जी बिल्कुल, मट का इसी का ही सूप मिलता है, पीछे आप जाओगे इसी का सूप मिलेगा आपको न्याज़ी फिश में। ठीक है, तो ये मेरे लिए रेट भी है 700 रुपये होगा, 600 रुपये होगा, या 500 रुपये में भी आप मुझे दे देंगे? आपके लिए भी 700 रुपये किलो है, जिस तरह लोगों को दे रहे हैं आपके लिए भी 700 रुपये किलो है। कोई दाम कम नहीं किए जाएंगे? नहीं, फिक्स रेट है? फिक्स रेट है हमारे, 700 रुपये किलो। तो ये जब सर्दी बढ़ती है, खासतौर में इसकी मांग में इजाफा हो जाता है, तो आपके रेट भी साथ साथ बढ़ जाते हैं? नहीं, इसका रेट मैं यही रखता हूँ, इसके बाकी अगर आगे से मैं महंगा आएगा तो हम आपको महंगा देंगे, क्योंकि सर्दियों में मछली शॉर्ट हो जाती है।
कराची में आजकल बड़ी सर्दी बढ़ती जा रही है, लोग शौक रखते हैं क्रैब खाने का, क्रैब सूप पीने का? अल्हम्दुलिल्लाह कराची में तकरीबन पहले की निस्बत में 10 गुना ज़्यादा इजाफा हुआ लोगों का खाने का। जो मछली नहीं खाते थे आजकल तो वो भी मछली खाने में ध्यान ज़्यादा दे रही है। बिल्कुल, क्रैब सूप है ही बड़ा फायदेमंद। तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे थोड़ी बार्गेन करने की, मान तो नहीं रहे भाई साहब, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इनसे कुछ सस्ते दामों ले लूँ और ये क्रैब्स हम लेके जाएंगे और इसका सूप बनवाएंगे। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि हमने क्रैब्स खरीद लिए थे। न्याजी साहब से हमारी बड़ी लंबी गुफ्तगू चली, हमने कोशिश की है कि हम दाम कम करा सकें लेकिन नहीं हो सके। अब हम क्रैब्स लेके आ गए न्याजी साहब की जो इस फूड स्ट्रीट के अंदर यहाँ पर दुकान है जहाँ पर क्रैब्स तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर बारबेक्यू किया जाता है, ग्रिल किया जाता है। इनसे हम बात करते हैं कि क्रैब्स का अब हो क्या सकता है। क्रैब्स तो मैंने खरीद लिए हैं, अब क्रैब्स का हम करें क्या? मैं तो चाह रहा हूँ कि मैं क्रैब का सूप पीऊँ। ठीक है, सूप भी बन जाता है लेकिन सूप हम बनाते नहीं है आप अपनी लाइफ, क्योंकि सूप हम पहले से बना के रखते हैं। उसकी जो प्रोसीजर है, मेकिंग प्रोसीजर, वो 4 घंटे का। इस वजह से सूप जो है क्रैब का वो तकरीबन 4 से 5 घंटे में तैयार होता है। बिल्कुल, 4 से 5 घंटे में तैयार होता है। इसका मतलब है कि वो तो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन नहीं। हाँ, अगर आप अपने क्रैब्स लाए हो तो उसका हम ये करते हैं कि ग्रिल करवा देंगे। इसके अलावा लॉलीपॉप बन जाता है। अच्छा, क्रैब तो ग्रिल भी किया जाता है, वो किस तरीके से किया जाता है? उसको 4 पीसेस करते हैं, ठीक है। अच्छा। उसके बाद उसको ग्रिल पे लगा देते हैं। अच्छा, तो बारबेक्यू बन जाता है उसका। ठीक है, इसके अलावा मतलब सूप तो मैं नहीं पी सकूंगा इसका मतलब नहीं, सूप आप पी सकेंगे, हमारे पास बना हुआ पड़ा है सूप। अच्छा, सूप इसका मतलब ऑलरेडी तैयार है, तो सूप हमें तैयार मिल जाएगा। लेकिन इन जो मैं ये जो फ्रेश क्रैब्स आपको मैं लेके आया हूँ, इसका क्या मुमकिन है जो बन सकता है? इसका लॉलीपॉप बन सकते हैं और ग्रिल हो सकते हैं। अच्छा, लॉलीपॉप्स में क्या होता है? लॉलीपॉप बेसिकली कढ़ाई में बनती है, तो आप जब मसाले का भी टेस्ट ले सकते हैं, मसाला भी इंजॉय कर सकते हैं और क्रैब्स को भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, हम जो क्रैब्स हैं उसका तो हम लॉलीपॉप बनवा लेंगे और बाकी चीज़ें बनवा लेंगे। दूसरी जाने जहाँ पर सूप तैयार हुआ हुआ है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, आ जाए मेरे साथ ही आ जाए। ये क्रैब सूप जो आपने तैयार किया है हमें दिखाएंगे जरा इसके अंदर क्रैब्स कहाँ पर हैं और कैसे आपने तैयार किया है? तो जी ये हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये क्रैब सूप न्याजी साहब का बड़ा मशहूर है इस पूरे मार्केट में। और ये क्रैब सूप तकरीबन 4 घंटे में तैयार होता है। सर्दियों में खास तौर पर बहुत ज़्यादा पिया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है। जो सूप पीने के शौकीन लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और न्याजी से खास तौर पर ये क्रैब सूप जो है वो पी के इंजॉय कर सकते हैं इस मौसम को। ये इसमें आप देख सकते हैं, इसमें क्रैब्स अच्छे खासे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसमें साबुत पूरा क्रैब डाला जाता है? नहीं, उसको बेसिकली आप देख लें कि कोई क्रैब हम 2 पीसेस में करके डालते हैं, कोई क्रैब जो है वो 4 पीसेस में करके डालते हैं। ठीक है, और इसका रेट क्या है, क्या हिसाब से बेचते हैं आप ये? अगर आप क्रैब्स के साथ सूप लेते हैं तो 200 रुपये के हिसाब से देते हैं कप। ठीक है, ठीक है। अगर आप सिर्फ सूप लेते हैं तो 100 रुपीज़, 100 रुपये। अच्छा, 100 रुपीज़ में जी, 100 रुपीज़ में आप पी सकते हैं खाली सूप। अगर आप चाहते हैं कि आपके सूप के अंदर क्रैब भी हो तो फिर ये आपको 200 रुपये का एक पूरा प्याला देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी हमें इंतज़ार था खाने का, वो तो हमारा तैयार हो रहा है और शाहरुख तो ऑलरेडी पीना शुरू भी हो गए हैं। हमारा जो क्रैब सूप है वो हमारे पास आ चुका है, जो सर्दियों की स्पेशलिटी है किमाड़ी के हम बाज़ार के अंदर मौजूद है, जो फिश मार्केट कहलाती है। तो हम इसको ट्राई करने जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, शाहरुख आप भी दिखाएं कितने प्यारे तरीके से उन्होंने इसको सर्व किया है। मतलब साथ उन्होंने क्रैब भी दिया है हमें जो इसमें पका हुआ है और ये सूप भी हमारे इस वक्त हाथों में है। तो मैं आपको भी इंतज़ार नहीं कराऊंगा, खुद भी इंतज़ार नहीं करूंगा, हम चख के देखते हैं कि सूप का टेस्ट कैसा है। और मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि कहा जाता है कि जो सांस की बीमारी है उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये क्रैब सूप। खैर इसकी कंफर्मेशन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस सूप को हम पी के खूब एंजॉय भी कर रहे हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है। और यकीनन शाहरुख आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बिल्कुल मज़ा आ रहा है। और आपको मैं इन्वाइट नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर विजिट करें और इस सूप को ज़रूर ट्राई करें। इसे देख के कहेंगे यम्मी, मजा आया आपको? आप थोड़ी जेलस तो नहीं हो रही कि हम लोग चले गए? मैं सूप पीती नहीं। आप फिश तो खाती हैं ना? हाँ मैं फिश खाती हूँ, इसलिए जेलस बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। खाना काबा का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर इंतकाल कर गए हैं। खाना काबा का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर मुनीर अल-जंदी इंतकाल कर गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इंजीनियर मुनीर अल-जंदी का ताल्लुक शाम से था और वो हफ्ते के रोज़ जर्मनी में खालिक हकीकी से जा मिले। सऊदी अरब के शाह खालिद ने 1397 में हिजरी में बैतुल्लाह का दरवाज़ा खालिस सोने से तैयार करने के अहकाम जारी किए थे और इस काम के लिए शाम से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर मुनीर अल-जंदी का इंतखाब किया गया था। बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे को मक्का मुकरमा के एक बड़े सुनार शेख महमूद बिन बदर के कारखाने में डिज़ाइन किया गया था। तो एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल आ रही है और आपको ये बता रहे हैं कि खाना काबा का दरवाज़ा डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर इंतकाल कर गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जरा कोविड-19 के हवाले से आपको अपडेट देते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 62 अफराद मौत के मुंह में चले गए। जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 9392 बताई जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 1792 नए केसेस भी सामने आए हैं। इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन। इसी पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा अरहम खान ने। अरहम, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? 24 घंटों के दौरान 62 अफराद कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं। 31 मरीज ऐसे थे जो कि वेंटिलेटर्स पर थे और वो इंतकाल कर गए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में 34 हुई हैं, दूसरे नंबर पर सिंध में 14 हुई हैं। और अगर केसेस की बात करें तो 34,772 टेस्ट किए गए और जो नए केसेस सामने आए वो 1,792 थे। अब जो मजमूई तादाद हो गई है मुल्क में केसेस की वो 4,58,968 है और मजमूई अमवात 9,392 तक पहुंच गई हैं और एक्टिव केसेस जो हैं वो 40,991 हो गए हैं। और जो शिकस्त देने वाले हैं कोरोना वायरस को उनकी तादाद 4,09,085 हो गई है। अब अगर हम कुछ ये बात करें कि कितने ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं तो मुल्तान में 46% लोग, इस्लामाबाद में 44, पेशावर में 27, लाहौर में 31% लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। और अब हम कुछ केसेस के तनासुब की बात करें तो कराची में सबसे ज्यादा केसेस का तनासुब सामने आया है 13.01%, लाहौर में 9.49 और मीरपुर में 8.47। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और अगर हम ये बात करें कि मुल्क में कितने ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है तो उनकी तादाद 2,403 हो गई है और तशवीशनाक मरीजों की हालत जो है वो उनकी तादाद में दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। आज़ाद कश्मीर में केसेस का तनासुब 8.25%, बलूचिस्तान में 4.78, गिलगित बल्तिस्तान में 1.22, इस्लामाबाद में 3.58, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की 6.41, पंजाब में 3.40 और सिंध में सबसे ज्यादा केसेस का तनासुब 7.91% है। और जो शरह अमवात है मुल्क में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब जो तादाद हो गई है वो 2.04% हो गई है। जी ठीक, बिल्कुल। कराची में ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा देखने में आ रहा है। और हम बेहद शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स दे रही थी कोविड-19 के हवाले से जो डेवलपमेंट है, जो चीज़ें नई सामने आई हैं। आगे बढ़ते हैं। और भी बड़ी सारी चीज़ें जिसमें जद्दत हो रही है, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। वो अच्छी खबरें क्या हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले शहरियों का इंश्योरेंस होगा अब। जी हाँ, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया वो अब किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने PES के ताउन से स्कीम मुतारिफ कराई है जिसके तहत बसों और कोचेस के मुसाफिर टिकट पर सिर्फ 10 से 20 रुपए इजाफी देकर इंश्योरेंस प्रोग्राम से मुंसलिक हो सकेंगे और किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में वर्षा को सिर्फ 3 दिन में 5 लाख रुपए की रकम अदा कर दी जाएगी। जबकि ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं और बस का जो पूरा अमला है उसे मुफ्त इंश्योर्ड कर दिया जाएगा। ये अच्छी बात है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि बसेस में अगर 7, 10, 15, 20 लोग मौजूद होते हैं जब किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब पॉलिसी बना दी गई तो खुदारा फिर इस पे इंशाल्लाह अमल भी होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया CEO PES ज़ीशान न्यासी और SR भुट्टो साहब ने। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये सर्विस काम करेगी, तैयारी कहाँ तक पहुँची है, लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा। तो सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि ये सर्विस कब से शुरू होगी, आप सोचा कैसे गए सर्विस के लिए, कैसे आवाम का ख्याल आ गया कि आवाम को हमने रिलीफ देना है, उनके लिए सहूलियात देनी है, और तैयारी कहाँ तक पहुँची है? असल में हमारा है सॉफ्टवेयर हाउस। हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, एजुकेशन पे काम कर रहे थे, हेल्थ पे भी काम कर रहे थे। तो बैठे बैठे अचानक एक ख्याल आ गया माइंड के अंदर, तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया। सॉफ्टवेयर के साथ फिर हमने अटैच कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज़ को अपने साथ कि हम आपको एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं
जिसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑनर्स होंगे, जैसा कि समझें कि आपकी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, जो ऑनर्स होते हैं वो पहले वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चाह रहा था वो पर्ची वाला, या वो ज़्यादातर सिस्टम चाह रहा था मैनुअल के, ठीक है जी वो टिकट काट के दे देते थे, लेकिन उसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, हमारे पैसेंजर उसमें सिक्योर नहीं थे। फिर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया जिसमें हमने ट्रांसपोर्टर्स की फेवर ली। हमने सिंध गवर्नमेंट के हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट करने का यहाँ पे मौका दिया। फेवर हम सारी क्रेडिट देंगे अवैस शाह साहब को, जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो हमारा, टोटल हम फेवर उन्हें देंगे क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम आज इस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हम कराची में समझें कि स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, कतकलामी की माजरत में आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप बसों का जिक्र कर रहे हैं, जो बसों का हमारा हाल है, इस तरीके से वो चल रही हैं, उसमें आप लोग इसको कैसे ये फंक्शन करेगा, किस तरीके से आप लोग जो है वो इंश्योरेंस करेंगे? सर, हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टर्स से फ्री ऑफ कास्ट में चीज़ें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर मटेरियल्स हो गया, हत्ता कि हम लोग जो लेबर है, जो एम्प्लॉय हैं, वो भी हम दे रहे हैं कि लोगों को वो ट्रेन करेंगे, जो ट्रांसपोर्टर्स के अपने हाकर्स वगैरह होते थे उन्हें वो ट्रेन करेंगे, उन्हें ट्रेन करके इस सिस्टम को वो कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर हम कंप्लीट सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, कि हम उन्हें कह रहे हैं कि हम जो पैसेंजर्स को फेवर दे रहे हैं, आप पैसेंजर से टिकट के अंदर इंक्लूड कर दें, 10 रुपये इंक्लूड कर दें, उस 10 रुपये के अगेंस्ट हमने 75,000 से लेकर 5 लाख तक की कवरेज दे रहे हैं। अच्छा, वो कवरेज आप दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो बसों का हमारा हाल है, टूट फूट का शिकार हैं, सिलेंडर धमाके हमारे यहाँ बसों में होते रहते हैं, वैगन्स में होते रहते हैं, और मतलब वो उसके पुर्जे लटक रहे होते हैं, बाकायदा लोग ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि पहले इसको बेहतर करना जरूरी है? फुटेज हम दिखा रहे हैं कि हमारी बसों का क्या हाल है, तो हमें इसकी इस सूरत हाल को पहले बेहतर करना है या इंश्योरेंस पहले करनी है? आप इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी ये जो कंडीशन सिस्टम है बसों की, ये तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो हमारा अमला बैठा होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बसों पर सवार होने देगा जितनी सीट्स होंगी, जितने बंदे अलाउड होंगे सिर्फ उन्हीं बैठने दिया जाएगा, एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और दूसरा, हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रखा हुआ है कि हम लोगों को टोटल अवेयरनेस देंगे। अब समझें कि जो सिचुएशन बनेगी कि ओवरलोडिंग जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स करते हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, फेवर हमें वो कंप्लीट देंगे, ओवरलोडिंग वो नहीं करेंगे। और दूसरा, जो बसेस की रहेगी बात कंडीशन की, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को तो आप कर लेंगे। ग्राउंड रियलिटी तो ये है, ग्राउंड के ऊपर हम देखिए, मेरी बात सुनें, मुझे लगता है ये कि पहले अगर हम ग्राउंड रियलिटी को ठीक करेंगे तभी हम इंश्योरेंस वाले स्टेप पे बढ़ेंगे। सर साहब, आपकी जानिब आती हूँ, जैसे कि मेरे को एंकर ने भी जिक्र किया, अगर हम अवैस कादिर साहब की बात करें, हमारे प्रोग्राम में, हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़े वादे दावे करके गए, हमारे एंकर को उन्होंने कह दिया सालगिरह आने से पहले बसें चल जाएंगी, ग्रीन लाइन उसकी मिसाल है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। सालगिरह गुजरे जा रही है, बसें नहीं चल रही। वो तो ग्रीन लाइन तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बट देखिए यही तो चीज है ना, फेडरल सूबाई, हम भी इसी में फंसे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो जिस पर्पस के लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, पहले तो जब 10 साल पुराने बसों का इंश्योरेंस होगा ही नहीं, वो हमारे पॉलिसी में ही नहीं आते। अच्छा जी, कम से कम 10 साल पुरानी, उससे ज्यादा नहीं, तो ऑलवेज नए बसेस आ गई। 10 साल पुरानी इतनी पुरानी नहीं होती, हमारी तो बस 50 साल पुरानी चल रही है, 10 साल पुरानी तो बस में नजर नहीं आती। तो एक दो ही निकलेंगी बस। तो हम इंट्रा सिटी और इंट्रा प्रोविंस फिलहाल कर रहे हैं, कराची में लोकल नहीं कर रहे, या इंट्रा सिटी और इंट्रा प्रोविंस, सिटी टू सिटी ट्रैवल, ये इंश्योरेंस बनता ही 150 से अबव है। 150 किलोमीटर से अबव जो भी सफर करेगा उस पे ये इंश्योरेंस। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, जो ये आप उनके सिंध की बात कर रहे हैं, फर्ज करें तो पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिर मुसाफिर आते हैं, कराची में भी होते हैं, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन पे भी ये कंडीशन। जी बिल्कुल, ये यहाँ से अगर मानसरा जाए, पेशावर जाए, बलूचिस्तान कहीं भी जाए, खुदा न खास्ता यहाँ पे जाके सवात में एक्सीडेंट होता है, तो इंशाल्लाह हम वहाँ किसी सूबे से सिर्फ NIC कार्ड नंबर चाहिए हमें, वो किसी सूबे से, कहाँ से भी, वो गिलगित जाएगा, गिलगित भी इंशाल्लाह उनको 3 डेज में हम वहाँ पे कवरेज देंगे।
अच्छा, ड्राइवर्स और जो बस का दीगर अमला उसके लिए भी होगा, उनके लिए हमने 3 चीज़ें रखी है। वो फ्री ऑफ कास्ट उनको हम कार्ड बना के लिए, कंडक्टर, मुंशी और ड्राइवर। और उसके अलावा हमने ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि माजरत के साथ ट्रांसपोर्ट हजरात शायद नाराज़ हो जाएं, बट वो उनसे नहीं पूछते। हमने उनके लिए EOBI फंड भी रखा हुआ है। उनके फैमिलीज़ को 8,000 तक रिटायरमेंट भी मिलेगी एंड उनकी EOBI फंड से उनको रिटायरमेंट के पैसे भी मिलेंगे, पेंशन भी मिलेगी। ये भी हम उनको कवर दे रहे हैं। पैसेंजर के लिए क्या सहूलत होगी? सर पैसेंजर एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव हो जाएगा कि वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है। आजकल अगवा बराए तावान का भी सीन है, तो उससे हमें सॉफ्टवेयर से 10 सेकंड में पता चलाएगा कि ये बंदा यहाँ से चढ़ा था, यहाँ पे उतरा था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम है। सेकंड थिंग कि अगर उनको मामूली चोट भी लगती है ना तो 75,000 मिलेंगे ऑन द 3 डेज। अच्छा, ये जख्मी मैं कंडीशन से हमारी इस तरफ आ रहा था कि कोई मामूली जख्मी होता है, कोई ज्यादा जख्मी हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी की टांग टूट जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें कैसे आप लोगों ने उसको डिवाइड किया? हमने हर चीज़ पे कैटेगरी रखी है और हम पेनाफ्लेक्स और अवेयरनेस देंगे हर अड्डे पे, ईच एंड एवरीथिंग। वो हमने हर कैटेगरी रखी हुई है। इतनी चोट पे इतने पैसे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख है इन केस ऑफ डेथ। अगर दोनों टांगें टूट जाती हैं फिर भी 5 लाख है। अगर टांग और हाथ तो 2,75,000। ऐसे हमने पूरा डिवाइड करके कम से कम 75 नॉर्मल स्क्रैचेस पे, मामूली जो चोटें लगती हैं उस पर हम 75,000। अच्छा साहब, ये तो आप इनकी बात कर रहे हैं कि खुदा ना खासा जो जख्मी होते हैं और जो मालिकान है उनके लिए भी तो कुछ होगा ना। बस तबाह हो गई, हमने बस मालिकान को भी हम फेवर्स दे रहे हैं। 20 लाख तक, अल्लाह ना करे अगर बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें 20 लाख तक कवरेज बस को भी दे रहे हैं। और यहाँ तक हम उन्हें फेवर्स दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से अपनी वर्कशॉप से काम कराएगा। अच्छा, अपनी मर्जी से वो काम कराएगा। 20 लाख तक की कवरेज हम बस मालिकान को भी दे रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी होगी, जो किसी चीज़ के साथ गाड़ी अगर उनकी लगती है, 5 लाख तक की कवरेज हम उन्हें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। और आप कह रहे हैं कि इसका इतलाक जल्द होगा क्योंकि ये इन फ्यू डेज हमारी टीम आ गई है इस्लामाबाद से। फ्यू डेज हम इंस्टॉलेशंस कर जा रहे हैं। और फिर मैं बहुत मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट और सैयद अवर कादिर शाह का, इस कदम में हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े हैं। वैस कादिर साहब को कहें कि आप उनके मशकूर हैं तो थोड़ी बसें भी ले आए ना कराची काफी आनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस भी काम आए। बिल्कुल ठीक है। ज़िशान न्याजी साहब और इसरार भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। और बड़ी जबरदस्त अगर ये हो जाती, जैसे कह रहे हैं कि कुछ दिन का इंतजार है फिर आवाम के लिए सहूलत है, वैसे कराची वालों की लॉलीपॉप बहुत दफा वो कुछ दिन का इंतजार जो ना वो दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक खबर ऐसी सामने आ रही है जो बड़ी अच्छी है, बड़ी मजे की है। इमरान खान की फैमिली फोटो इंटरनेट पर मकबूल हुई है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने वालिदैन और बहनों के हमरा ली गई बचपन की एक यादगार तस्वीर शेयर कर दी है, जो हम इस वक्त समा की स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहने वाले इमरान खान ने अपने तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने वालिदैन और 2 बहनों के हमरा अपने बचपन की एक नायाब तस्वीर शेयर की है। और मज़कूरा तस्वीर के कैप्शन में यह बताया गया है कि इमरान खान के साथ उनके वालिदैन और उनकी 2 बहनें हैं, जबकि तस्वीर में इमरान खान की उम्र 3 बरस है। बहुत छोटे इमरान खान से और फिर भी हैंडसम लग रहे हैं। आप देखिए ना, ये होता है कि जो बंदा पैदा होती है हैंडसम, वो भी तक हैंडसम है। इमरान खान की पोस्ट को उनके चाहने वालों की जानिब से खूब पसंद भी किया जा रहा है। यही वजह है कि सिर्फ 18 मिनट में उनकी पोस्ट पर 21,000 से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब इंस्टाग्राम सार्फिन की जानिब से इमरान खान की पोस्ट पर तबसरों का सिलसिला भी जारी है। वाज़ेह रहे कि खान साहब ने अपनी वालिदा के नाम पर ही कैंसर के इलाज के लिए मशहूर शौकत खानम अस्पताल बनाया। इमरान खान अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, जबकि उनकी 4 बहनें हैं। और ये तस्वीर जो है ये मेरे ख्याल से 2 बहनों से पहले की तस्वीर है ना, क्योंकि 4 बहनें तो अभी इसमें सिर्फ हमें 2 नजर आ रही है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में ये नहीं बताया गया कि इमरान खान और वालिदैन के हमरा तस्वीर में मौजूद इमरान खान की कौन सी 2 बहनें शामिल हैं। ख्याल रहे कि वजीर आजम सोशल मीडिया पर ज्यादा मुतहरिक रहते हैं और इससे पहले इमरान खान ने नौजवानों को रवा माह पठानों की तारीख पर मबनी किताब पढ़ने का मशवरा भी दिया है। वैसे नौजवानों को हमेशा से कुछ ना कुछ कहते नजर आते हैं, सजेशन देते रहते हैं और बताते रहते हैं। कभी कोई सीरीज सजेस्ट कर रहे होते हैं, कोई किताब सजेस्ट कर रहे होते हैं और नौजवानों को फॉलो भी करते हैं। उसके बाद वो सीरीज भी देखते हैं, जैसे कि एतरुल की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो खैर हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया का चक्कर लगाते हैं। इटली में एक आतिशफशां पहाड़ से लावा फूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये देखा जा सकता है, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 3,300 मीटर बुलंद इस पहाड़ से लावा उबलने की वीडियो आतिशफशां के एक माहिर बोरिस बैंशकी ने बनाई, जो उस वक्त वहां काम कर रहे थे। और वीडियो में देखा जा सकता है कि लावे से आसमान रात के वक्त बेहद रोशन हो गया। महक, आपने कभी ये मनाजिर लाइव देखे? नहीं, मैंने बिल्कुल लाइव नहीं देखे। मुझे बड़ा शौक है देखने का कि यार होता क्या। वैसे लावा फूटने से पहले जजीरे पर 2.7
साथ शिद्दत का जलजला भी महसूस किया गया। ये सुनने के बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको लाइव देखूं, टीवी पे देख लूंगी। खैर, एक और खबर ये है कि रूस में एक बिल्ली की गिटारिस्ट के साथ कीबोर्ड बजाने की वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली किसी माहिर म्यूजिशियन की तरह कीबोर्ड बजाती हमें नजर आ रही है। दूसरी जानिब बिल्ली के साथ इसका मालिक भी खूबसूरत अंदाज में गिटार प्ले करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद से एक खूबसूरत सी धुन बज रही है। आपको ये जरा धुन सुनवा देते हैं। पहली दफा मैंने महक के देखा है कि कोई जानवर और इंसान एक साथ जैमिंग कर रहे हैं और उनका बैंड है, इतनी खूबसूरत धुन बजा रहे हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। और पता नहीं शायद इसकी बिल्ली ने कितनी प्रैक्टिस की होगी इसके बाद इसको ये। अच्छा, घर की बिल्ली है ना, तो आप घर की बिल्ली को कुछ भी सिखा लें। घर की बिल्ली म्यूजिशियंस होती हैं। हाँ, वो कुछ भी सीख जाती है ना। लेकिन मैंने जब बिल्ली पाली और मैंने एक्सपीरियंस किया कि बिल्ली जब किटकैट खा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और ये भी कहते हैं कि कोई कारोबार छोटा बड़ा नहीं होता। ये सोचकर मिस्री नौजवान ने अपनी मुलाजमत छोड़कर बिच्छुओं के जहर बेचने का काम शुरू कर दिया। मिस्री नौजवान मोहम्मद हामदी इस वक्त जहर बेच कर करोड़पति बन चुके हैं। मतलब जो काम उन्होंने छोड़ा उससे उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया होगा, नहीं जहर बेच के खिलाए ना लोगों को जहर, ठीक है, आप उसे बेच दें। यहाँ तक इन्होंने असारे कदीमा की जो अपनी मुलाजमत थी वो लगी हुई, वो भी छोड़ दी, तनख्वाह छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं ये कारोबार करूंगा। और उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं ये जहर बेच के। अच्छा, ये फिर उस ज़हनियत के लोग जो कहते हैं किसी मुलाजमत पे इन्हिसार नहीं करना, कारोबार पे इन्हिसार करना। इस वक्त मोहम्मद हामदी की उम्र सिर्फ 25 साल है जनाब। छोटी सी उम्र में बड़े नौजवान है ना, बड़ा कीमती होता है। हाँ, बड़ा कीमती होता है। और वही बात है, उन्होंने जहर खिलाया नहीं, उन्होंने जहर बेचा। तो जनाब, आप भी अगर कुछ ऐसा कारोबार करने का सोच रहे हैं तो यकीनन आपको इसमें कामयाबी होगी अगर अच्छी नीयत से करेंगे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तब भी बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बायस बैनुल अक़वामी परवाजें एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दी और ख़त लिखकर पाकिस्तान को इससे मुताल्लिक आगाह भी कर दिया है। तो एक हफ्ते के लिए परवाजें मनसूख की गई हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाबंदी एक हफ्ते के लिए लगाई गई है, मज़ीद बढ़ सकती है। सऊदी अरब की जानिब से जो मुरासला इरसाल किया गया है उसमें यह लिखा गया है और परवाज़ों में जद्दा, दमाम और मदीना की फ़्लाइट्स शामिल है। तर्जुमान PIA का ये कहना है इजाज़तनामा दोबारा हासिल होने तक परवाज़ें मनसूख रहेंगी। तर्जुमान PIA ये भी कह रहे हैं कि मुतासरा मुसाफिरों को परवाज़ें बहाल होते ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। और अभी ये फैसला किया गया है, ये जो इसका जो टाइम है उसको बढ़ाया भी जा सकता है। और यही वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के बायस बैनुल अक़वामी जो परवाज़ें एक हफ्ते के लिए मनसूख कर दी हैं और ख़त लिखकर पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया है। तो ये थी खबर जो हमने शामिल की। और एक और अफसोसनाक खबर है लाहौर से जो हम शामिल कर लेते हैं, जहां ग्रीन टाउन में सफाक मुलजिम ने घरेलू झगड़े पर बीवी को 2 बच्चों समेत कत्ल कर दिया। मकतूला शमीम ने मुलजिम आशिक से कुछ अरसा कबल दूसरी शादी की थी और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे जहांगीर खान ने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर, मुलजिम का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जहांगीर से राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। जहांगीर, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ये ग्रीन टाउन के इलाके में तीसरे कत्ल की वारदात हुई है जिसमें शमीम बीबी नामी खातून को कत्ल किया गया और उसकी बेटी फौजिया है और उसका एक बेटा फैसल है। इनको तेज धार आले से कत्ल किया गया और शमीम बीबी का जो दूसरा शौहर है आशिक अली, उसने इन तीनों को कत्ल किया है। मुलजिम आशिक अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों मियां बीवी के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आशिक ने तेज धार आले से अपनी बीवी और उसके दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया। शमीम ने दूसरी शादी की थी आशिक के साथ और इसके पहले शौहर में से ये 2 बच्चे हैं। पुलिस ने लाशें तहवील में ले ली हैं, जायब शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुलजिम आशिक अली को गिरफ्तार करके इससे मजीद अभी तफ्तीश की जा रही है। ठीक, मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। जहांगीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब जरा खेल के मैदान का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा है जनाब? जो हमारे शाहीन गए थे खेलने के लिए, उनके साथ बहुत ही बुरा, या उन्होंने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आजकल न्यूजीलैंड में मुश्किलात का हमें शिकार नजर आ रही है। एक के बाद दूसरे T20 में खास तौर पर टॉप ऑर्डर हमें बेवसी की तस्वीर बना हुआ नजर आ रहा है। बल्लेबाजों से स्विंग बॉलिंग संभाली नहीं जा रही है। पावर हिटर्स के खेल में रिजवान टुक टुक खेलते हुए नजर आए, जबकि यंग टैलेंट भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, जबकि बड़ा अच्छा मौका था ये यंग टैलेंट के लिए। जैसे हमने देख रहे थे कि हैदर अली था, से बात क्यों नहीं बोला, मोहम्मद हफीज इन्हीं पिचेस पर जमकर खेलते हुए हमें नजर आए। कल हमने देखा कि हफीज ने बस वो सेंचुरी वाहिद थे और पता लग रहा था कि जो एक्सपीरियंस बंदा है ना उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इस मैच को संभाला, एक अच्छा टारगेट दिया और
और अच्छा टारगेट 99 रन का टारगेट बनाया उन्होंने अकेले ने, और बाकी टीम ने जो टारगेट जोड़ तोड़ के जो किया पूरा वो 164 रन का बना हदफ। तो हमारी टीम ने जो परफॉर्म किया है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि हमें बाबर आजम की कमी महसूस हो रही है, और उनके बगैर हमारी टीम जो है ना वो बल्लेबाज है वो नाकाम हो जाता है। अगर दूसरे T20 की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ हफीज ही थे जिन्होंने 99 रन बनाए, बाकी पूरी टीम सिर्फ 52 रन पर ढेर हो गई। तो नौजवान खिलाड़ी और जो हैं वो इतनी बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं, कोई ना कोई तो इसका जिम्मेदार है महक, और हमें यही बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ हैं सीनियर एंकर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल साहब। मिर्ज़ा इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर आपसे यही पूछूंगा कि नया टैलेंट कोशिश तो कर रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इन दोनों मैचेस में हमने देखा है कि कमजोरियां नजर आ रही हैं, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो हम पाकिस्तान की बेजान पिचों पर खेलते हैं। जब नया टैलेंट है, जैसे खुशदिल शाह ने तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान की बेजान पिचेस पर, हैदर अली ने रन स्कोर किए, अब्दुल्ला शफीक ने रन स्कोर किए, लेकिन जब ये वहां से न्यूजीलैंड गए तो वहां की तेज बाउंसी विकेट्स पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और गैर जिम्मेदाराना टाइप के वो समझ रहे थे कि गेंद वैसी आएगी जैसे पाकिस्तान की पिचेस पर आती है, जिसकी वजह से और वो कंसंट्रेट नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी बैट्समैन, खासतौर पे नौजवान बैट्समैन, गेंद को मैदान से बाहर फेंकना चाह रहे थे, जिसकी वजह से विकेटें धड़ाधड़ गिरी। मैं समझता हूँ टीम का कॉम्बिनेशन भी सही नहीं था। आपने सही कहा कि यंगस्टर्स को मौका मिला था, इसको अवेल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन भी समझ में नहीं आता। मोहम्मद रिजवान किस खुशी में इनिंग्स ओपन कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नाकाम रहे। पाकिस्तान का साबिक कप्तान सरफराज अहमद वो बाहर बैठा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे आप, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने 2 साल तक पाकिस्तान को T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम रखा, वो बाहर बैठा हुआ है। रिजवान जो है वो उनको आप बैटिंग के लिए भेजते हैं, वो बैटिंग के शोबे में इतने अच्छे नहीं रहे। डॉट बॉल्स हम ज्यादा खेल रहे हैं, जो इब्तिदाई 6 ओवर्स का जो पावर प्ले होता है उसमें हमारी बैटिंग बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। ऐसा लग रहा है बच्चों की तरह हम लोग खेल रहे हैं और यही पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बना। आप देखें 3 ग्रेड्स पाकिस्तानी टीम के साथ हैं, यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाउल। इतनी जबरदस्त टीम मैनेजमेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम मैनेजमेंट, और लेकिन हो क्या रहा है, सब लोग बड़े लेकिन कतर कलामी की माजरत में यही कहना चाह रहा था कि जो जिस पिच की आप बात करें उसी पिच पर मोहम्मद हफीज ने जम के खेला और जबरदस्त खेले हैं। देखिए, हफीज 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, 97-98 T20 इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा, और कहते हैं ना तजुर्बे का कोई बदल नहीं होता। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक साहब ने शोएब मलिक को ड्रॉप कर दिया। आपके मिडिल ऑर्डर में सिवाय आप मुझे बता दें मोहम्मद हफीज के और कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस क्रिकेटर था कि जो कोप कर सके न्यूजीलैंड की बॉलिंग से। लेकिन बोलते हैं कि हम पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर पाकिस्तानी टीम का इंतखाब करेंगे, जो फेवरेट्स होंगे उनको लाएंगे। मिसबाउल हक तो अब नहीं रहे चीफ सेलेक्टर, लेकिन उन पे इल्जाम लगता रहा है फैसलाबाद, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि वो इन तीनों टीमों की जानिब से खेले, उनके ज्यादातर लड़के पाकिस्तानी टीम में शामिल हैं। ये पाकिस्तान की टीम में किसी की जाती टीम नहीं है। पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान का सब दिलाली परचम लहरा है। मैं समझता हूँ सोचना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को, नेपोटिज्म खत्म करके अगर आप मेरिट पर जो हकदार है, चाहे उसका ताल्लुक किसी इदारे, किसी शहर से क्यों ना हो, अगर वो अच्छा खेल रहा है तो आप उसको पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका फराहम करें। तो इकबाल बेग साहब, फिर यही वजह ना कि मिसबा पे हम देख रहे हैं कितनी तनकीद हो रही है कि उन्होंने क्या कॉम्बिनेशन दिया और किस तरह उन्होंने ओपनिंग कराई, जबकि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। आपने भी कहा कि सरफराज बाहर बैठे हैं, एक्सपीरियंस वाले, उन्हें ग्राउंड में इन करना चाहिए था। बिल्कुल महक, आपने सही कहा, लेकिन आप देखें ना कि अगर बाबर आजम अनफिट हो गए थे तो शान मसूद टीम के साथ हैं। शान मसूद ने अभी PSL में मुल्तान की टीम की कप्तानी की, बैटिंग भी अच्छी की, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी, आप उसको इन कर सकते थे। लेकिन रिजवान को अकोमोडेट करने के लिए एज एन ओपनर शान मसूद को आपने कहा कि आप पाकिस्तान की जानिब से, जो शाहीन्स की जानिब से 4 रोजा मैच खेलो और यवान को ट्राई किया। ये तजर्बात जो है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबेंगे। आप देखें कि पाकिस्तान की रैंकिंग टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में दिन ब दिन तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। कौन है इसका जिम्मेदार? मिसबाउल हक तो चले गए, अब नए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम। टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, टीम बिखरी बिखरी नजर आ रही है और लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं। जिस तरह आप शुरू में शाहजेब बता रहे थे, इस तरह से हम भी बड़े दिल बर्दाश्त है। ठीक, अच्छा इकबाल बेग साहब, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। जिस ग्राउंड पे कल हम हारे, उस पे हम कल
से या आज से 2 साल पहले हम जीते तो ग्राउंड का शिकवा करना ये एक अलग बात। और दूसरा हमने देखा कि हमने जो टीम में इतनी तब्दीली उसको हिला दिया गया, उसका मेन मकसद हम यही समझे कि सरफराज को ग्राउंड से बाहर बिठाना था। देखें, यही कॉम्बिनेशन था महक। 2015 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, मिसबाउल हक कप्तान और वकार यूनुस कोच थे और सरफराज को ये नहीं खिला रहे थे, उमर अकमल से विकेट कीपिंग करा रहे थे। जब बहुत शोर मचा पाकिस्तानी मीडिया में और लोगों ने बहुत शोर मचाया तो एज एन ओपनर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने सरफराज को खिला दिया। तो जब वहां आप ओपनिंग करा सकते हैं सरफराज से, तो यहाँ क्यों नहीं ओपनिंग करा सकते? सरफराज एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, 2007 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है, 13 बरस का तजुर्बा है, लेकिन आप रिजवान को आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कॉम्बिनेशन टीम का दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब मिसबाउल हक तो चले गए, अब देखते हैं मोहम्मद वसीम क्या करते हैं, क्योंकि उनके अंडर उनकी तो चीफ सेलेक्टर बने, उनके अंडर कौन कौन आ रहा है? बासित अली, अब्दुल्ला, फैसल इकबाल, जो वसीम से कहीं ज्यादा क्रिकेट खेलें। तो अब देखते हैं कि कॉम्बिनेशन पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा कामयाबी की गामजन कर सकता है या नहीं। अच्छा, मोहम्मद वसीम के बारे में बता दें जरा सा आप कि वो इतने बाख्तियार होंगे कि कल को वो बताएं कि ये प्लेयर खेलेगा, ये बाहर जाएगा, ये टीम में शामिल होगा, ये कॉम्बिनेशन बनेगा, मिसबा की सिलेक्शन पे सवाल उठा सके। शायद पाकिस्तान में अलमिया ये है कि हम लोग ऐसे लोग ढूंढे जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं और सिर्फ गर्दन हिलाने की अहलियत। तो वसीम को इसीलिए लेकर आए क्योंकि ओहदे दे दिए गए थे, मिसबाउल हक, नियाजी, 3 ओहदे दे दिए गए। टीम की परफॉर्मेंस की वजह से डच नेशनल है मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान में अभी तो वो नॉर्दर्न की टीम के साथ अटैच थे। तो अब देखते हैं कि आया वो एक स्ट्रॉन्ग चीफ सेलेक्टर साबित होते हैं, जो पाकिस्तान में मुस्तहिक कई बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी बारी के इंतजार में है, लेकिन मिसबाउल हक ने पसंद नापसंद की बुनियाद पर उनको दूर रखा, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। अच्छा इकबाल बेग साहब, एक और चीज, सिर्फ बाबर आजम के ना होने से टीम का ये हशर हुआ है। अगले वर्ल्ड कप में अगर हम ऐसी ही सूरत हाल देखते हैं तो फिर आपकी नजर में पाकिस्तानी टीम कहां खड़ी है? देखिए, मैं नो डाउट बाबर आजम ने 2015 में अपना करियर शुरू किया, इस वक्त दुनिया के चंद बेहतरीन सफ़े अव्वल के बैट्समैनों में शामिल है, लेकिन एक अकेला बाबर आजम 10 खिलाड़ी क्या करेंगे? अगर आप ये एक्सक्यूज बनाएंगे कि जी बाबर आजम नहीं थे, ठीक है नहीं थे, उनसे बड़ा फर्क पड़ा, लेकिन बाकी खिलाड़ी भी तो प्रोफेशनल क्रिकेटर है ना, उनको एक भारी मुआवजा मिलता है क्रिकेट खेलने का, वो क्या करेंगे? अगर बाबर आजम जिस तरह से अगर हमने सीजन कैंपेनर्स नहीं लिए, 1-2 जैसे मिडिल ऑर्डर में अभी हफीज है, शोएब मलिक को हमने नहीं लिया, और भी कई खिलाड़ी अपनी बारी के इंतजार में उनको आप नहीं रख रहे। जुनैद खान को आपने बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया। इस टीम में मोहम्मद हसनैन 145-148 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बॉलिंग करता है, उसको आप नहीं खिला रहे। आप अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर टीम बना रहे हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। और आइंदा बरस भारत में वर्ल्ड T20 है, और अगर इसमें यही कॉम्बिनेशन रहा तो हमें हजीमत से दो चार ना होना पड़े, क्योंकि हमने 2009 का वर्ल्ड T20 जीता था 21 जून 2009 को, 2007 के वर्ल्ड T20 के फाइनल में पहुंचे, लेकिन अब हमारी टीम बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसकी कारकर्दगी डिटीरियोरेट हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। जैसे आप जुनैद का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ प्लेयर्स की बलि चढ़ा दी जाती है, तो मोहम्मद आमिर के रिटायरमेंट से मुतालिक भी कुछ आपसे बात कर लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बॉसगिरी खत्म होनी चाहिए, अब क्या मतलब है इसका? वो कौन कर रहा है ये बॉसगिरी? शाहजेब, मोहम्मद आमिर सोते में से जागे हैं। मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान ने इज्जत दी, गुज्जर खान से आए और 2009 में उन्होंने अपना डेब्यू किया। बेहतरीन बॉलर थे, लेकिन सब लोगों ने देखा 2010 में जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, जेल की सलाखों के पीछे गए, और वो खुशकिस्मत है कि जेल से वापस आने के बाद दोबारा पाकिस्तान की सब कैप उन्होंने अपने सर पर सजाई। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर उन्हें कोई गिले शिकवे थे, बॉसगिरी की वो बात कर रहे हैं, तो वो पीसीबी के ऑफिशियल्स के साथ बैठकर बात करते। वो मीडिया में क्यों आ रहे हैं? लोग कहते हैं कि उन्होंने ऑप्शन लिया, उन्होंने कहा जी मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूंगा, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया भर में जो शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट है, लीग्स है, उनमें बहुत पैसे मिलते हैं। तो मोहम्मद आमिर ने उसको छोड़ दिया, वो इस तरफ आ गए, और वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आंखें दिखा रहे हैं। खिलाड़ी को क्रिकेट बोर्ड को अपनी टर्म्स नहीं डिक्टेट करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड बॉस है, उसे अपनी टर्म्स डिक्टेट करनी चाहिए। यही तो बात हम करना चाह रहे हैं कि क्या किसी भी बड़े खिलाड़ी की ना इतनी ज्यादा होती है कि आप उसके ऊपर खेल या मुल्क की इज्जत जो है उसको स्टेज पे रख देते हैं। काफी बहस ये भी हुई कि आमिर को मसला पूरी मैनेजमेंट नहीं बल्कि वकार यूनुस से था, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई ऐसा था, उन पे प्रेशर था? क्योंकि उन्होंने इस चीज को कहा कि मैं अंडर प्रेशर रहा।
जी, आपने महक सही कहा, लेकिन वकार यूनुस के साथ और भी कई खिलाड़ियों के मसाइल रहे हैं माजी में। लेकिन आमिर अगर एक को टारगेट कर रहे हैं तो आमिर जब वापस आए थे और वकार यूनुस को और मिसबाह-उल हक को 1 साल से जायद का अरसा हो गया, उस वक्त तो वो नहीं बोले। उससे पहले भी उन्हें ड्रॉप किया गया था पाकिस्तानी टीम से, उस वक्त आमिर नहीं बोले। अब आमिर बोलने लग ये रहा है कि किसी के इशारे पर बोलने लग ये रहा है कि अब उन्होंने अब फैसला कर लिया, अपनी किश्तियां जला दी हैं और अब वो वापस नहीं आना चाहते। अगर वो नहीं आए तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि अभी उन्होंने फरवरी 2021 तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से डोमेस्टिक क्रिकेट का, और उसमें एक क्लॉज है कि आप मीडिया में नहीं जाएंगे तो आमिर के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंज़िबाती कार्रवाई भी कर सकता है। उन्हें आइंदा जो दुनिया में लीग्स होती हैं उनको खेलने का NOC नहीं देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो वो एक बंद गली में आ गए जहां से उनके लिए वापसी का रास्ता बड़ा मुश्किल नजर आता है। लेकिन हम देखते हैं फवाद आलम को भी कि ना उम्मीदी हो, मायूसी हो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। शाहजेब, आपने बहुत सही बात की। फवाद आलम को देख ले, खुर्रम मंजूर को देख ले और दीगर बेशुमार क्रिकेटर्स की एग्जांपल हमारे सामने, जुनैद खान को देख ले, सब्र कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में कि हमारी बारी आए। अगर आप क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत करेंगे, आप मुझे दुनिया के कोई एक एग्जाम्पल बता दें जहां इस तरह से कोई खिलाड़ी आया और बोलता है मैं नहीं खेलूंगा, मैं रिटायर हो रहा हूँ। आप अपनी अहमियत आप अपनी परफॉर्मेंस से मनाते हैं। अगर आप जो है डोमेस्टिक में, अगर मैं आमिर की परफॉर्मेंस बताऊं शाहजेब और महक आपको, कि गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने सिर्फ 10 विकेटें ली और गुज़िश्ता 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस में वो 4 ओवर्स भी पूरे नहीं कर सके। तो ये तो उनकी परफॉर्मेंस है और इसके बावजूद वो गिला कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि वही के नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि हमारी बिल्ली हमी से मियाऊं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो आंखें दिखा रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा इकबाल भाई, ये देखिए अगर हम फवाद की बात कर लेते तो उन्हें भी बिल्कुल आउट कर दिया गया ना। 10 साल खेलते रहे और अब हम देख रहे हैं कि नए टैलेंट को इस तरह से आजमा रहे हैं जो बेचारे परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे। जो आपका पिछला टैलेंट है, फवाद कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उसके साथ आपने क्या सलूक किया है? बिल्कुल, हमने अपने प्लेयर्स को, अब आप देखिए समी असलम को महक कि वो चले गए अमेरिका, उनको बिल्कुल हमने अंदाज कर दिया। वो इतना जबरदस्त टैलेंटेड क्रिकेटर था, अल्लाह के सिवा उसका कोई नहीं था। वो दिल बर्दाश्ता होकर चला गया। गुज़िश्ता सीजन में उसने 850 से ज्यादा रन स्कोर किए, उसके बावजूद उसको नजरअंदाज किया गया। बेशुमार क्रिकेटर है। दादू का एक लेग स्पिनर है जाहिद महमूद, इतना अच्छा बॉलर है। वो T20 में भी परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट क्लास में भी परफॉर्म कर रहा है, उस पर नजर करम नहीं जाती। काशिफ भट्टी, नवाब शाह का लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको दौरा करा के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सैर करा के वापस ले आए। नोमान अली हाईएस्ट विकेट टेकर है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन का, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और कामरान अकमल हर सीजन में परफॉर्म करता है। आप तजुर्बे की तरफ तो जाए ना, उसको उसके बावजूद क्या वो रिजवान से अच्छी ओपनिंग नहीं कर सकता, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। तो पसंद नापसंद की बुनियाद पर अगर आप इस तरह से कारोबार क्रिकेट का चलाएंगे तो यही नतीजा होगा जो कल हमारे सामने आया। हाँ ना, और इकबाल भाई इस तरह कोई तब्दीली भी नहीं देख पाएंगे अगर आप ये कहेंगे मेरा फेवरेट आ गया आज और जो अच्छा खेल रहा है उसको आप एक बंद कमरे में बिठा दें। एक्सपीरियंस को अगर आप मद्देनजर रखें तो हफीज बहुत अच्छा खेले और एक्सपीरियंस ही था जिनका कल हमें बोलता हुआ नजर आया। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और शायद अब कुछ तब्दीली आ जाए, जितना प्रेशर हम देख रहे हैं कि पड़ चुका है मिसबा पे। खैर आगे बढ़ते हैं, जरा ठंडे मौसम की बात कर लेते हैं। हर तरफ सर्दी का राज है। मरी, नथिया गली, यूबिया, पटरियाटिया, हम कैसे भूल जाए इन जगह को। नथिया गली में सयाहों ने अपनी रौनक लगा ली है। सयाहों को मौका चाहिए होता है जनाब, थोड़ी सी भी छुट्टी मिलती है तो मरी का रुख कर लेते हैं। आतिफ कयूम ने रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको दिखाते हैं। खूबसूरत मनाजिर, नथिया गली का हुस्न उरूज पर सयाहों का खूब हल्ला गुल्ला। कोई बर्फ से खेल रहा है तो कोई जिप लाइन के मजे ले रहा है। मौसम का लुत्फ उठाने 24 बरस का कमाल खान भी व्हील चेयर पर नथिया गली चला आया। हसीन मनाजिर की तस्वीर बनाई, घोड़सवारी की, बर्फ के गोले मारे। यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। नीचे आए हैं, यहाँ से थोड़ा हर्डल्स थी तो कज़न वगैरह सब साथ थे, हम आगे नीचे वैसे तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पे स्नो के साथ खेल रहे हैं। सयाह बर्फ पर स्लाइडिंग कर रहे हैं, सेल्फियाँ भी बना रहे हैं। हम लोग पहले नीचे गए हुए थे, हम लोगों ने वो स्कीइंग की, फिर जिप लाइन की। शदीद बर्फबारी में जबकि चलना भी इंतहाई मुश्किल हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सयाहों की आमद का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो हम देख रहे थे कैसे वो एंजॉय कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी हो रही है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है बर्फबारी देखने का।
तो सवात से सैयद शहाबुद्दीन हमें सैर करा रहे हैं खूबसूरत पहाड़ों की वादी मालम जब्बा की। मालम जब्बा बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पर जब स्नोफॉल होती है तो उसका हुस्न जो है वो निखर जाता है। मेरे मुंह में पानी आ गया, भूख लग गई है। आपको लग रहा है मुझे भूख लग रही है, जो है ना बहुत फूडी। तो वहाँ पर फूड फेस्टिवल इस वक्त सजा हुआ है। वो फूड फेस्टिवल के मनाजिर हम जरा देख लेते हैं, रिपोर्ट में देखते हैं कि वो क्या दिखा रहे हैं हमें। सर्दी में गर्म खाना, म्यूजिक और नाच गाना, जिंदगी का लुत्फ उठाना तो मालम जब्बा जरूर आना। स्नो फूड फेस्टिवल के मेले में बहुत कुछ है, चपली कबाब, टिक्का बिरयानी और मीठे में हलवा। फेस्टिवल बहुत अच्छा है, यहाँ के खाने बहुत ज़बरदस्त है और गरम गरम खाने खाकर, बर्फ़ में गरम गरम खाने खाकर बहुत मज़ा आता है। मैं यहाँ पे आया, मैंने सोचा कि चलो नज़ारों के साथ साथ लोगों को इस म्यूज़िक के साथ भी एंटरटेन करूँ। सिर्फ यही नहीं, सयाहों के लिए मज़ीद इवेंट्स भी प्लान किए जा रहे हैं। सवात की हसीन वादी में आने वालों का वापस जाने का दिल नहीं करता। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा सवात। तो ये तो आपने मंजर देखा फूड फेस्टिवल का, कितना खूबसूरत था। म्यूजिक भी था, म्यूजिक का तड़का भी था, साथ खाना पीना भी था। आगे बढ़ते हैं क्योंकि खाने पीने की बात हो रही है और आपको मिलवाते हैं कराची की ऐसी माँ बेटी से जिन्होंने रेस्टोरेंट संभाल लिया है। शौहर के इंतकाल के बाद फरहत इफ्तिखार ने कोरोना के दौर में बिजनेस का आगाज किया और एक ऐसे दौर में जहां तमाम ही कारोबार मुश्किल का शिकार थे। कोरोना वायरस था और वबा की वजह से हम देख रहे थे कि जो मुख्तलिफ कारोबार हैं बहुत मुतासर हुए थे, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे। लेकिन ऐसे में फरहत साहिबा ने अपनी बेटी अलीजा के साथ मिलकर रेस्टोरेंट का आगाज किया और अब इन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। इनका रेस्टोरेंट बेहतरीन चल रहा है। दोनों बाहिम्मत माँ बेटी आज हमारे मेहमान हैं और उनकी एक बहन भी है जो हमारे साथ हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया फरहत साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अलीजा आप भी हमारे साथ हैं और इनकी बहन अंजला भी हमारे साथ हैं। फरहत साहिबा सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइएगा कि कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं? अच्छा, कैसे आपने प्लान किया? आजकल तो हम देख रहे हैं कारोबार सबके मुतासर हो रहे हैं, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं, आपने कैसे सोचा कि मैं इसमें कारोबार शुरू करूँ? बस कुछ ऐसी वो थी जिसमें हमने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो करना ही होना चाहिए, साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने काफ़ी रिसर्च की, सब किया, तो इसमें फिर हमने ये कामयाब हुए? हाँ कामयाब हुई, काफ़ी हमने वो की इसके लिए, तो हम इसमें कामयाब हुए। जबरदस्त, अल्लाह कामयाब रखे और आपकी हिम्मत को सलाम। एक औरत के लिए बाहर निकल के काम करना वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपने और अलीजा ने किस तरह से जिम्मेदारियां बांट ली कि कौन खरीदारी करेगा, कौन कस्टमर्स को डील करेगा? एक्चुअली हमारी जो परचेजिंग वगैरह से आज ऑनलाइन का दौर है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं फैमिलीज़ वगैरह, मतलब कि कंपनीज़ वगैरह के साथ। तो हम लोग उनको ऑर्डर रात को ही प्लेस कर देते हैं, तो वो सुबह हमारी शॉप पर उनके सारे जो भी आइटम्स होते हैं ना, शेफ्स वगैरह से पूछ के हम लोग उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं किया जा सकता? नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं करा जाता क्योंकि वो कंपनी एक दिन पहले आप ऑर्डर करते हैं? एक दिन पहले सुबह आप ऑर्डर करते हैं क्योंकि उनको भी अपने वहाँ से कंपनी से डिस्पैच करना होता है। और फिर मंडे के दिन कुछ ऐसी ग्रॉसरी वगैरह होती है, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो हम मंडे के दिन परचेजिंग करते हैं पूरे वीक के लिए। तो कौन जाता है ग्रॉसरी करने? आप और फरहत साहिबा दोनों जाते हैं? अंजला क्या करती है? अंजला आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है सारे काम में, जरा मुझे ये बताएं। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे सब हैंडल करती हूँ कि पोस्ट कौन सी लगानी है, लोगों को कैसे रिस्पॉन्स करना है, लोगों के मैसेजेस वगैरह आते हैं तो उनको रिप्लाई करना और ये सारी चीज़ें। क्या मैसेज आते हैं लोगों के? कि एड्रेस वगैरह और प्रॉब्लम होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जब से हमारी और भी एक दो जगह वीडियोस चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंचाइज के लिए बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी फ्रेंचाइज दें। और जी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। फिर एड्रेस लोग बहुत पूछ रहे हैं, मेन्यू कार्ड का पूछ रहे हैं कि आप मेन्यू कार्ड सेंड करें, एड्रेस सेंड करें, आपका स्पेशलिटी क्या है, सिजलिंग प्लेटर वगैरह। जैसे इसका मतलब है कि मदर और डॉटर का जो डुओ है उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। अच्छा, तो लोग रिव्यूज क्या दे रहे हैं? लोग रिव्यूज इतना अप्रिशिएट करें, इतना इनकरेज करें हम लोगों के इस काम को, और लोग सबसे ज़्यादा तो खाने की इतनी तारीफ करें सिजलिंग प्लेटर की कि बहुत ज़्यादा। थोड़ा मेन्यू बता देना, हमें क्या क्या मेन्यू में जाके हम ऑर्डर करें तो हमें पता होगा आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है। मेन्यू के अंदर हमारा शवारमा है, हांडी है, कढ़ाई है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड वगैरह है, पराठे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पराठे हैं,
फिर हमारे पास बारबेक्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन हमारा अभी चल रहा है सिजलिंग कबाब एंड सिजलिंग टिक्का और सिजलिंग मुगलाई बोटी। उसके अंदर हम सिजलिंग प्लेट के अंदर, हॉट प्लेट के अंदर उसको सर्व करते हैं मक्खन वगैरह डालकर। जो उसकी स्मोक होती है वो 2 से 3-5 मिनट तक ना वो पूरी उसकी वो होती रहती है जब तक हम काउंटर से लेकर टेबल पर आते हैं, तो उसका एक अलग ही अरोमा होता है। तो वो बहुत अच्छा यकीनन ख़वातीन के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है एक बिज़नेस पूरा संभालना, पूरा सेटअप बनाना, यकीनन बाहर निकल के सारा काम करना, ऑर्डर्स लेना। तो आपके लिए कितना मुश्किल था, आप दोनों के लिए, जब आप लोग प्लान कर रहे थे, किस तरीके से आपने सोचा कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगर रिस्पांस अच्छा आएगा लोगों का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का, और कुछ प्रेशर भी था? मैं सोच रही थी पहले तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ऐसा कोई काम स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसा। ये आइडिया आपने दिया अम्मा को? जी, मेरा ये आइडिया था कि क्योंकि मैं भी बिजनेस और अकाउंट्स की स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा करना है कि हम अपने काम को एक ब्रांड बना सकें। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि मम्मा चलें खाने का करते हैं। फिर हम तीनों ने पहले डिस्कस करा, फिर मैंने अपने मामू से डिस्कस करा, खालू से, तो उन लोगों ने फिर मुझे बहुत इनकरेज करा, सपोर्ट करा कि हाँ बहुत अच्छा स्टेप है, करो, कोई भी हेल्प चाहिए होगी हम लोग करेंगे। तो उसमें उन्होंने फिर हमें ख़ानदान वालों ने, खाला मेरी बहुत सपोर्ट करा, उन लोगों ने, मामी ने, सब ने बहुत सपोर्ट करा। उसके बाद फिर हम लोग ने सर्चिंग वगैरह करना शुरू कर दी, फिर मार्केट रिसर्च करी कि कहाँ पर किस टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, लोकेशन किस तरह से डिसाइड करें, लोग कहाँ पर खाना क्या मतलब रेट्स होने चाहिए, वो सब हमने पहले हर चीज़ मार्केट रिसर्च करी। उसके बाद फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम इस प्लान के हिसाब से चलते हैं कि पहले हर चीज़ कौन किस तरह से करेगा। फिर हमने ड्यूटीज़ डिवाइड करेंगे, ये बंदा मतलब मैं ये कर लूँगी मामा, आपका ये दिया, फिर हम रात को बैठकर हर चीज़ कर देंगे कि किसने क्या काम कर लिया। मैं सारा ऑनलाइन सब हर चीज़ सर्च करी थी, मामा थोड़ा मार्केट वगैरह मैं मामा देख रहे थे, मेरी बहन दिख रही थी उनके साथ। फिर मैंने अपने खालू से भी कुछ मुझे वो लेना पड़ा, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें, तो उन्होंने मार्केट जाके करा। आप खालू का जिक्र कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे मामलात में, जब कोई फैमिली बिजनेस का आगाज़ करती है, और फैमिली प्रेशर ही बहुत ज़्यादा होता है। ये चचा फुप्पा जो ममानियाँ हैं जिन्होंने तनकीद की, वो सब तनकीद करते हैं। तो आप बताइएगा दरअसल कि कुछ थे ऐसे जिन्होंने आपको थोड़ा कहा कि यार ये कैसे करेंगे आप, बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ें, ये करें वो करें? नहीं, फिलहाल मेरे अपनी जो फैमिली है उसमें तो सबने मुझे काफ़ी इनकरेज किया है, बहुत मेरा साथ दिया, सबने आगे बढ़ के कि नहीं आप करो, हम इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और आप कामयाब हो रही हैं माशाल्लाह, और अल्लाह को कामयाब रखे। सबने हमें माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करा, मेरे मामू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, फाइनेंशियली भी, मोरली भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हमें कि तुम लोग करो। और हम लोग ऐसे, मेरे फादर की जैसे डेथ हो गई थी, तो हम लोग भी तीनों अकेले हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो, अपने उससे करो, क्योंकि उनकी भी ज़ाहिर है। अच्छा, आप माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं, आप लोग जब जाते हैं फील्ड में, फील्ड से मुराद है कि आप लोग रेस्टोरेंट पे भी विजिट करते हैं, सारा काम संभालते हैं, क्या मुश्किलात आती हैं आपको लोगों से डीलिंग में? ज़ाहिर आपको डील्स भी करनी है, अपना सामान भी मंगवाना है, फ़ोन कॉल्स भी करनी है, तो वो डीलिंग में कितनी मुश्किलात आती हैं? ज़्यादा बस एक टाइम पे होता है कि काउंटर पे एक बंदा, अगर मैं काउंटर पे बैठी होंगी तो वहाँ पर कॉल्स भी आ रही होंगी, वो भी मैं रिसीव कर रही होती। फिर ऑनलाइन अगर कुछ मतलब मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेन्यू कार्ड भेज दें, हमारा ऑर्डर लिख लें, ये कर लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि काउंटर पे मेरे साथ कि अगर कोई होता नहीं तो ऑनलाइन कॉल्स भी मैं ले रही होती हूँ, फिर सामने से वेटर भी ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तो उनका भी मैं ही कर रही होती हूँ। फिर लोग मैसेजेस की रिप्लाई कि हमें मेन्यू कार्ड भेज दें, ये कर दें, तो वो भी एक ही टाइम पर सब मैं कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी इन पर डाली है अंजला, आप क्या सोशल मीडिया हैंडल हम फिर देख रहे हैं कि फोन कॉल्स भी वो उठाती हैं, ऑर्डर्स भी वो प्लेस करती हैं, मेन्यू वो तैयार करवा रही हैं। एक्चुअली मैं घर पे रह के सारा अलीजा से पूछे बगैर कुछ नहीं करती। अच्छा, ये पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं। बड़ी बहन इजाजत देती है तो छोटी बहन काम करती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अम्मा को कहो अम्मा आज दिल नहीं करा मेरा काम करने का? एक दिन ये पाकिस्तान की रिवायती अम्मियों की तरह मेरा मम्मा का भी आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है कि ये काम मम्मा कि जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा मम्मा प्लीज़ मुझे टाइम दे दे, मैं जल्दबाजी करूँगी तो ये काम गलत हो जाएगा। तो मैं उस पर थोड़ा शाउट कर लेती हूँ कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर मुझे बस दे दें, मैं ये काम करके मैं आपका ये काम कर दूँगी। तो फरत साहिबा, आप मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है, जो लोग देख रहे हैं वो आना चाहें, जैसे कि इतनी सारी चीज़ें खाने पीने की बताई तो लोगों का तो दिल कर रहा होगा। हैदरी मार्केट में आप पिशावरी आइसक्रीम है उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो बस राइट साइड पे पड़ेगा, कैफे रिलिश के नाम से। अच्छा, आप लोग एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं, खासतौर पर हमारी ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं। आप भी दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगी वो तमाम ख़वातीन को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबको आना चाहिए, ऐसी ख़वातीन को मेरी तरह भी, और वैसे भी लेडीज़ को तो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल के दौर में तो हर किसी को एक्चुअली अब कुछ करना इम्पॉसिबल नहीं है लड़कियों के लिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। और आई थिंक जब फैमिली सपोर्ट हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है ना। यही आप तीनों की यूनिटी है मेरे ख्याल में जो आप लोगों को कामयाब कर रही है। अलीजा, फरत साहिबा,
और अंजला, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ थी और हमसे बात कर रही थी। आपने देखा, हम पेश करते हैं किस तरीके से ये अपना पूरा बिजनेस रन कर रही है, अपना कारोबार चला रही है बगैर किसी की मदद के। और ये पूरी फैमिली है जिसमें तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। इन तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं, कोरोना की वबा ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, बहुत असरात मुरतब किए हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे इस ऐसे शख्स से जिनकी जिंदगी में ये वबा मुस्बत तब्दीली लाई। बिल्कुल, हम बात करें कमर सलीम के, जो आलमी वबा के दौरान बैंकर से सिंगर बन गए हैं। जी हाँ, बैंकर से सिंगर कितना जबरदस्त लग रहा है ना, कि आप पहले बैंकर थे फिर आप सिंगर बन गए हैं। तो जनाब बड़ी दिलचस्प तब्दीली ये लेकर आए और इस तब्दीली पर बात करने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना जो है उन्हें इनवाइट करें, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले हम उनका गाना। तो हमने देखा किस तरीके से उनमें मुस्बत तब्दीली आई है। मतलब एक बैंकर जो पहले पैसों से खेलता था, अब वो गिटार से खेल रहा है और माइक के साथ खेल रहे हैं वो, और गाने भी गा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली जो उनके अंदर आई। उनका पूरा बैंड भी है क्योंकि मलेशिया में होते हैं, तो मलेशिया से हमें ज्वाइन किया है कमर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, बैंकर से सिंगर, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली है या इसको सिर्फ तब्दीली कहा जाए? ये तब्दीली कैसे आई, क्या हुआ था? जी थैंक यू सो मच शाहजेब। तब्दीली आई से कि ये एक पूरा सर्कल है। स्टार्टेड एज ए म्यूजिशियन, बैंड भी था बहुत अरसा पहले, लेट 90s में 80s में काफ़ी प्ले किया, एंड उसके बाद करियर की तरफ फोकस किया, करियर इस्टेब्लिश किया। एंड देन ड्यूरिंग कोविड, आपको पता है कि ये बड़ा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो पैशन है, जो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दिया हुआ है, उसको रिवाइव किया जाए। तो वैसे ही उसका स्टार्ट किया, एंड आई एम एक्चुअली बेस्ड इन सिंगापुर, और यहाँ पे आई मेट अप द बैंड, हमने गाना रिकॉर्ड किया और इट जस्ट टर्न्ड आउट वेरी नाइस एंड इट्स अमर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये आपका शौक है, आपने दरमियान में इसको छोड़ दिया, ब्रेक आ गई थोड़ी सी, तो इसका बाकायदा शौक आपको किस उम्र में हुआ? बचपन से गुनगुनाने का, गाना गाने का शौक था? जी 14-15 साल की उम्र में, आई से कि वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। मेरा भाई गिटार बजा रहा था, उसने कहा मेरे साथ आप गाना थोड़ा गाएं, मैंने थोड़ा गाना गाया, उन्होंने कहा आप तो सुर में। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, राग भी सीखे, प्रैक्टिस भी किया, पियानो भी सीखा, और ये 14-15 साल की उम्र से लेके कोई 18-19 की उम्र तक मैंने काफ़ी प्ले किया, बैंड भी ज्वाइन किया, बल्कि अली अजमत और शान के साथ हमने छोटा सा बैंड भी बनाया था। अच्छा। और प्ले किया थोड़ी देर। तो अच्छा, वैसे आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसका नाम लेंगे आप? जी कई आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो एक से एक लेजेंड हैं आर्टिस्ट, यू नो, बट मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं आलमगीर साहब का नाम लूँगा। आई थिंक काफ़ी उन्होंने पायनियर हैं, उन्होंने बानी हैं पॉप म्यूज़िक के। उसके बाद जुनैद जमशेद, आई थिंक क्वाइट इंस्पायर्ड बाय हिम। उसके बाद आतिफ असलम एंड लेटली अली जफर, आई थिंक वेरी वर्सटाइल एक्टर। सो कई इंस्पिरेशन है पाकिस्तान में, एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट। तो कमर साहब, आप सिंगापुर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जब लोग आपकी मौसीकी सुनते हैं, आपके गाने सुनते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है? जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा है मेरा म्यूज़िक, अभी रिसेंटली मुझे कोई 25 कवर्स आए हैं फ्रॉम 18 कंट्रीज़। तो ये गाना बड़ा यूनिवर्सल हो गया है। मुझे अफ्रीका से आया है, लैटिन अमेरिका से, लोगों ने स्पेनिश में गाया है, लोगों ने अरबिक में गाया है। तो उस लिहाज से मैंने देखा सिंगापुर जैसी जगह में, जहाँ पे एक बड़ी मिक्स्ड कम्युनिटी है, सब लोगों ने पसंद किया और सब लोगों ने एंजॉय किया। सो आई ट्रूली बिलीव कि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, नो कल्चर, बिल्कुल नो बाउंड्रीज का आप जिक्र भी कर रहे हैं, और यही हम देख रहे हैं कि आपका जो बैंड है उसमें सिंगापुर से भी कुछ लोग शामिल हैं। तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसा आता है? ज़ाहिर है जब आप उर्दू के गाने गाते हैं तो क्या उनको उर्दू आती है, या वो सिर्फ धुन समझ के रहते हुए आपने बस जो है उन्हें उर्दू सिखा दी है? आप धुन के ऊपर उनको जो है वो प्ले करवा रहे होते हैं? जी उर्दू तो उनको नहीं समझ आती बिल्कुल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले हमने जब प्ले किया, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई हैड टू ट्रांसलेट द होल सॉन्ग कि क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसका सेंटिमेंट है। बट आपने देखा सब मेरे साथ गा रहे थे इन द वीडियो, सब ने एंजॉय किया। और उर्दू एक बड़ी मुझे लगता है वो खुद भी अट्रैक्टेड होना शुरू हो गए हैं उर्दू की तरफ, और उर्दू गाने सीख भी लेंगे वो। बिल्कुल जी, कुछ उर्दू के वर्ड्स उनको ऑलरेडी आ गए हैं और मुझे बताते हैं वो वी समटाइम्स कन्वर्स इन टूटी फूटी उर्दू। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यू नो, आई थिंक म्यूजिक हैज रियली टच्ड अ कॉर्ड विद। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें लाइव गुनगुना के भी दिखा दें, कोई आपका फेवरेट गाना हो, कोई ऐसी लाइन हो जो आप सुनाना चाहते हैं वाकई। जी क्या सुनेंगे आप? आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? आपका फेवरेट गाना सुनना चाहेंगे? जी मैं आपको सुनाता हूँ, आलमगीर साहब का गाना था काफी अर्सा पहले। ठीक है प्लीज
कह देना आंखों से समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में। मैंने कहा थोड़ा सा जबरदस्त सिलेक्शन इतनी अच्छी की और उसके बाद गाया भी इतना खूबसूरत। थोड़ा सा और आप कंटिन्यू करें ना थोड़ा सा, हम इतना जब हमें मजा आना शुरू हुआ तो आपने हाथ रोक लिया यार। आपको ये जाना का थोड़ा सा एक और जो मेरा गाना है उसी का थोड़ा पार्ट सुनाऊं? जी 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 जी। ओ मेरी जान छुप गई हो कहाँ है प्यार का समा, बाहों में आओ ना जाना मेरी जाना है ज़माना प्यार का, जाना मेरी जाना है ज़माना प्यार का। वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और पहले तो ये भी बता दें कि इतने अच्छे आप गाने तो गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आपको कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड के साथ आप गिटारिस्ट भी हैं और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? जी मेनली तो मैं कीबोर्ड और पियानो प्ले करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गिटार, थोड़ा बहुत तबला, थोड़ा बहुत वायलिन। सो आई और जिसका मौसीकी से ताल्लुक है वो सारे काम कर लेता है। तो एक और सवाल हमारे ज़हन में आ रहा है कमर साहब, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये भी बता दें कि बल्कि ख़ास तौर पे आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने कोविड में ख़ास तौर पे देखा है बहुत से लोगों की जो है वो जॉब चली गई और ब्रेक लग गई है, तो उन्होंने अपने करियर पे ब्रेक लगा दी। आप क्या समझते हैं, ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, आपको स्टेप लेना है, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, चाहे आप किसी बिजनेस की तरफ जाएं, लेकिन अपने करियर को आपने आगे बढ़ाना है। आपकी अगर जॉब चली भी गई है तो आपने वहां रुकना नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और बहुत मुश्किल टाइम है, और जो मेरा अपना ख्याल है, दिस इज़ अ पेंडेमिक ऑफ इनइक्वालिटी। जो लोग स्पेशली अंडर सर्व्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कोविड ने। तो मेरा यही पैगाम होगा पहले ये कि अपना करियर जिस तरह मैंने किया, म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, लेकिन अपना करियर मैंने परसू किया, बड़ा रिगरसली परसू किया। पिछले 25 साल से मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी काम किया, लेकिन हिकअप्स आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। और सेकेंडली अपना पैशन जो है, आई बिलीव कि मुझे मेरा म्यूज़िक बड़ा पुराना पैशन है, और अपना पैशन जब आप रिवाइव करते हैं, आई बिलीव आपको दीन, दुनिया और फैमिली तीनों में वो हेल्प करता है। तो अपने पैशंस को ज़रूर रिवाइव करना चाहिए। आई वुड अर्ज एवरीबडी। और जब मैंने सॉन्ग रिलीज़ किया, कई मेरे दोस्तों ने, बाबू ने अपना गाना दोबारा स्टार्ट किया, अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया, अपना अपना गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। कई लोगों ने अपने पैशन स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल कमर साहब, आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बने ना। तो जैसे आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, 14-15 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया और फिर करियर के जाने बढ़ने के लिए इसमें थोड़ा सा ब्रेक आ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों की हमें मिसालें मिलती हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, कुछ मजीद करना चाहता है जिसका शौक होता है, लेकिन फिर करियर को बनाने में उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, और जब वो वापस अपने शौक की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनकी उम्र गुजर जाती है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए भी एक मैसेज दीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी हिम्मत कैसे बंधी रहे, अपने शौक से किस तरह से वो जुड़े रहें। जी पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन करेंगे तो आपको रास्ते खुद ही दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात ये है, पॉजिटिव रहें। दूसरा, बिलीव करें, जो आप करना चाहते हैं उसमें फुली बिलीव करें, पैशनेटली करें, कोई चीज़ हाफ हार्टेडली ना करें। जो भी आप हाफ हार्टेडली करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी। तो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करें, और बाकी अल्लाह की मदद तलब करें। आई थिंक एज यू गो अलॉन्ग, जब अल्लाह मदद करता है तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी हिम्मत, आपकी नियत नेक होती है तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। कमर सलीम साहब, बेहद शुक्रिया। बहुत सारे लोग मिसाल हैं, वो लोग जो अपने शौक, जिनको बहुत ज़्यादा था, थोड़ी ब्रेक लग गई करियर के चक्कर में, कोई नहीं, आपके पास बड़ी लंबी ज़िंदगी माशाल्लाह पड़ी है, तो जनाब अपनी हिम्मत को बांधे रखें। लेकिन हमने क्या करना है, अभी हम अपने नाज़रीन से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे, थ्रू कॉल, और आपके मसलों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। डॉक्टर खुरम भी हमारे साथ होंगे।
वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर खुरम का, और इसीलिए हम बात करेंगे अक्सर नौजवानों को आंखों के नीचे हल्के और गर्दन का रंग चेहरे से मुख्तलिफ होने की शिकायत होती है मैक, और ऐसे में वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें, मुख्तलिफ जो चीज़ें वो ट्राई करते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर खुरम आज हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों मसाइल का वो हल हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। तो जरा बताएं ये जो मसले मसाइल हैं, ये गर्दन काली हो जाती है, मुख्तलिफ रंग हो जाते हैं और हल्के आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, लोग समझते हैं कि जी एक क्रीम लगाएंगे, एक विटामिन खाएंगे, आपकी गर्दन भी साफ हो जाएगी, हल्के भी साफ हो जाएंगे, कोई भी मसला हल होगा। मगर जब तक आपकी डाइट सही नहीं है, ठीक है, दूध आपकी खुराक में नहीं है, मतलब ये कि अब आप बड़े हो गए डेफिनेटली अडल्ट है, तो ये नहीं कि बच्चों की तरह आप दूध पिएंगे, मगर आपके एक प्रॉपर नरिशमेंट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि नींद प्रॉपर हो, और एक बड़ा होता है इनहेरिटेड, आपकी जीन्स में होता है। अगर आपकी विरासत में तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर डेफिनेटली आपके हल्के आराम से जा सकते हैं। एक तो थोड़ा सा रात को मोबाइल थोड़ा सा दूर रख लें, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा दूर रखें। ये बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मैंने पहले बताया। अच्छा जी, सेकंड ये कि नींद पूरी लेनी है। थर्ड ये कि पानी, आप सर्दियों में होती है ना, हमें दिल नहीं चाहता, मगर आपको पानी पीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन बता रहे हैं कि जो आपकी आंखों, डेफिनेटली देखिए, एक ये बड़ा मैंने लड़कियों में ऑब्सेशन देखा, लड़कों में भी उतना ही हो गया है कि देखिए ये नकल्स होते हैं या ये हल्के होते हैं, तो कुछ जो आपके पार्ट्स होते हैं थोड़े से डार्क होते हैं ना डेफिनेटली, तो वो उस लेवल पे नहीं आते हैं। लोग समझते हैं कि जी जो आपकी चीक्स का रंगत है वो आपके हल्कों का होगा, ये नहीं होगा। पूरी स्किन का कलर एक ही हो जाए, कोई डार्क ना हो, कोई लाइट ना हो। वो ग्लॉसी मैगजीन देख के आते हैं ना। अच्छा, नेचुरल है कि आपकी आंखों के नीचे हल्के थोड़े से, हाँ हल्के से, मतलब जहाँ जॉइंट्स होते हैं खासतौर पे वो जगह डार्क होती है। बिल्कुल, एक्जिमा जैसे हम करेंगे तो उसमें बताएंगे भी। अच्छा देखिए, अगर आपके हल्के हो रहे हैं तो बड़ा सिंपल एक घर की रेमेडी बता रहा हूँ, और अगर कुछ ना मिले तो कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए सिंपल, आपने क्या किया, 2 से 3 चमचे आपने लिया, आपके घर में दूध आता है, नहीं आता फ्रेश, अगर वो नहीं आता कोई बात नहीं है, आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आपने क्या किया जी, आपने किया थोड़ा सा क्रश करके, ये पहाड़ी पुदीना होता है, पहाड़ी पुदीना, ये देखिए शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है, ये पुदीने से सूखा हुआ पहाड़ी पुदीना है, ठीक है। आपने उसमें ऐड किया, और उनके साथ देखिए एक क्रीम मैं तो यहाँ दिखा रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, मगर पूरे पाकिस्तान में ऐसी क्रीम जिसके अंदर 4 चीज़ें आपको आराम से मिलेंगी। एलोवेरा, ठीक है, गुलाब का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, थर्ड चीज़ होगी पिसे हुए अखरोट, वॉलनट्स, और चौथा दूध। अच्छा, अगर हम क्रीम नहीं हो रही है, हमें ऐसे ही मिल रही हैं चीजें, जैसे कि एलोवेरा आप बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, क्रीम नहीं, लेकिन ये आप वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको खालिस एलोवेरा मिल रहा है, उसके अंदर आप क्या करें, एलोवेरा उसको दूध में अच्छी तरह से डिसॉल्व करें, पीस के अखरोट डालें, और थोड़ा सा रोज ऑयल डाल दें या रोज की पत्तियां, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बड़ा सिंपल, बड़ा खूबसूरत और बड़ी इसकी अच्छी खुशबू, ये देखिए आपके हल्के आराम से, और ऐसी चीज होनी चाहिए हल्कों पे जो आपको यहाँ फ्रिक्शन ना करे, ठीक है। ये देखिए बहुत रिएक्शन, ये बड़ी माइल्ड सी क्रीम है, और उसकी खुशबू बड़ी सूदिंग है, ठीक है। आपने इतनी क्रीम ली है, देखिए, ठीक है, हाफ, तकरीबन हाफ, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया इसके साथ, और थोड़ी सी क्वांटिटी में देखें, अगर आपको एक उपटन बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो घर में आप खुद बना सकते हैं, और बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्ट है। उसके अंदर आपने क्या करना है, 5 चीज़ें आपको लेनी है, हल्दी, रतन जौ, हुस्न यूसुफ पाउडर, सिल्वर नाइट्रेट आपको किसी फार्मेसी से मिलेगा, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में बाल झड़ वैसे तो बालों के लिए यूज होता है, मगर स्किन के लिए भी। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें आपने इस तरह का ये होगा, ये इसमें चांदी का एक्सट्रैक्ट जो है, ये खास तौर पे ये आपके जो हल्के हो रहे होते हैं या आपकी स्किन दब रही होती है, उसको ये क्लियर करेगा। ये आपने क्या किया, थोड़ा सा डाल दिया, ये आपने थोड़ा सा कि जरा गाढ़ा मिक्सचर बन जाए ना, बड़ा जबरदस्त टाइप बन जाए, बिल्कुल पेस्ट बन जाए जरा। हाँ देखिए जी, ये पेस्ट टाइप बिल्कुल तैयार होगा। आप ये देखिए, ये आपको ना सिर्फ ये आप हल्कों पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, जैसे आप कहते हैं ना कि जॉइंट्स वो हो रहे होते हैं। देखिए ये अब ये मिक्सचर बना, अब मैं आपको देखिए ये बड़ा इसका टेक्सचर दिखा के और हल्का सा लगा के दिखाता हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी, आप इसको फ्रिज में रख दें, और इसी से आप ना ये देखिए टेक्सचर बन गया, इसका टेक्सचर ये होगा, और आप जहाँ भी आपके हल्के हो रहे हैं, ये देखिए थोड़ा क्रीमी टाइप बना है, ठीक है। आपने लिया, और इसको अच्छी तरह से आप जब घर का काम करिए, किचन का काम करिए, उतनी देर आपने लगाया, उस हिस्से में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और
15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जब ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते, आप वैसे इसको करें, स्क्रब की तरह स्क्रब करें, बिल्कुल स्क्रबिंग हो जाएगी और नेचुरली आपकी स्किन भी बड़ी, और ये एक उसमें भी हेल्प करेगा। जो खवातीन आजकल साबुन पानी का किचन का काम करती हैं, तो उनके हाथ बहुत फट रहे होते हैं, तो उनका बड़ा हेल्प हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, मिसेस मुगले आजम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आप सबके लिए एक शेर है। जी जी। ए बादे सबा कुछ सुना तूने, ए बादे सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आए हुए हैं, कलियाना बिछाना राहों पे, हम पलके बिछाने वाले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, मिसेस मुगले आजम, क्या कहेंगी? डॉक्टर खुरम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक ठाक? अरे नहीं, आपकी मोहब्बत, आप हमारी पूरी फैमिली एक्सटेंडेड है हमारा समा के साथ, और आप चीजें बस खत्म होंगी तो आप जरूर बताइएगा, फौरन आपके घर पार्सल फौरन पहुंचेगा। थैंक यू डॉक्टर खुरम, मैंने तो वो कैप्सूल भी खाए और उससे मुझे इतना फर्क पड़ा है, और मेरी बेटी तो स्पेशली कहती है मामा जब कॉल लगेगी तो आपने ये जरूर थैंक यू अंकल का बोलना है, क्योंकि उसके बालों में खुश्की सिकरी बहुत ज्यादा हो गई थी, गर्म पानी यूज करते थे ना बालों में, तो वो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, इतना बेहतरीन ऑयल है कि मैं बता नहीं, और उसकी लेंथ भी लंबी हो गई और मेरे भी बालों की लंबी हो गई लेंथ। बहुत शुक्रिया, बस आप खत्म होने से पहले हमें दोबारा कॉल करेंगी और नॉन स्टॉप आप यूज करें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ये खुरम, आप हमें तो ये चीजें नहीं देते हैं। अरे नहीं मतलब ये कॉलर से बातें पता लगी नहीं, आप कॉलर से क्या क्या चीजें भिजवाते हैं। नहीं, आपकी अपनी जगह, आप तो जो ऑर्डर। हमारे साथ मौजूद है आमना है मुल्तान से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका डॉक्टर खुरम से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। हंसी क्यों बैठी? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। जी जी कहिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, सामना कैसी है आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वैसा मेरे फेस पे ना दाने थे, अच्छा, तो वो क्या कहते हैं खत्म हो गए, मगर चेहरे पे दाग रह गए हैं। ओ बिल्कुल बिल्कुल आमना, मुझे लगता है आप थोड़ा सा, जब आपको एक्नी निकली होगी आप हाथों से दबाती होगी ना? जी जी जी। बिल्कुल नहीं, अच्छा बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मुल्तान से बोल रही हैं आप? जी सर। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपको आराम से मुल्तान में मिलेंगी, उसको रेगुलर करें और फिर हमें 2 हफ्ते में जरूर बताइएगा, ठीक है जी? सर मेरे एक और मसला भी है। जी जी जी। ये मेरी कमर पे और जो है ना हाथ की जहाँ इंजेक्शन लगते हैं ना, जी जी जी, उधर की साइड पे ना खारिश होती है, तो मगर जो खारिश हो जाती है उसके बाद ना काले से धब्बे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये ड्राइनेस एक्जिमा है, थोड़ा आपको सर्दियों में ज्यादा खारिश होती होगी, है ना? सर्दियों में ज्यादा होती है, गर्मियों में ड्रॉप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनको बताते हैं बिल्कुल जो कह रही है। एक तो एक्नी उनको जब हुई थी डेफिनेटली, तो क्या करते हैं जी, एक्नी आप खत्म हो रातों रात, तो जब दबा लेते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं। अच्छा, बड़ा सिंपल आमना, आप क्या करें जी, सुबह शाम आप पूरे चेहरे पे एक तो क्रीम लगाएंगे, आप फ्यूसल 8C, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मुल्तान में मिल जाएगी आराम से, और रात में रुई से डेलिसन टी लोशन पूरे चेहरे पे, ठीक है? अच्छा, एक मल्टी विटामिन आप जरूर खाइएगा, CQ कोएंजाइम, ठीक है? CQ कोएंजाइम 10, ये एक मल्टीविटामिन है, आपको 1 महीने तक खानी है, एक टैबलेट, ये आपको डिटॉक्सिफाई करेगी, तो आपकी एक्नी ना बने। और आपकी जो बॉडी पे बहुत ड्राइनेस आ रही है ना, देखिए मैं एक थोड़ा सा उसे एक लिंक करके दिखाता हूँ, फिर बॉडी, ये देखिए एक तो हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, ठीक है? और सेकंड ये देखिए, ये एक जो ये वाली पिक्चर आप फोकस करेंगे, सर्दियों में बहुत सारे लोगों की बॉडी पे और चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस और रैशेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा इलैबोरेट कर दें जी, तो ये देखिए, ये खवातीन जो होती है साबुन पानी का काम करती हैं, उनके हाथ, जी जरा हम जूम करके अपने कैमरे ये देखिए, ये बिल्कुल सर्दियों में उनके हाथों के ये हालात हो जाते हैं। और इसी से हम थोड़ा लिंक करेंगे, अगर एक मुझे पिक्चर मिल जाए जल्दी से, ये बच्चों के अंदर जो बहुत ज्यादा दिखें, ये थोड़ा सा ऊपर भी दिखाएंगे हम, ये देखें, ये बच्चों में कहलाता है एटॉपिक एक्जिमा, ठीक है? ये पूरे बच्चों की चीक बिल्कुल पिंक हो जाते हैं, और बड़े बेचारे बच्चे सो नहीं पाते पूरी रात। अच्छा, सबसे पूरे पाकिस्तान में होता है, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉलन एलर्जी भी होती है, ठीक है? अच्छा जी, बड़ा सिंपल सी इसकी टेक्निक आप घर में बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें जी, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, वो आपको किसी पंसार की दुकान से मिलेगा, वो आप पेट्रोलियम जेली में मिक्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये लिप्स के लिए भी यूज हो सकता है, बड़ा जबरदस्त लिप बाम है, मैं आपको मिक्सचर बना, जो वैक्स होती है वो वैक्स पूरी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या किया जी, बीज वैक्स, ठीक है? ये देखिए, ये पूरी स्किन को आपको जो बिल्कुल कट्स आ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, इसको बिल्कुल ये क्लियर करेगी, ठीक है? आपने बीज वैक्स के साथ ऐड किया
कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन जिसके अंदर लैनोलेन हो, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने मिक्स की, ये लैनोलेन लोशन होगा, ठीक हो गया। ये दूध का ही एक्सट्रैक्ट होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और इसके साथ होगा दूध, आपकी स्किन को बहुत सूद करता है, सूदिंग इफेक्ट होता है। और इसके साथ ऐड करेंगे, ये देखिए आपने इसमें डाला, और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल आपको तेज़ी से इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, ये देखिए ये आ गया इसमें ऐड करके थोड़ा सा आप पीस के, ये देखिए दालचीनी, ठीक है, ये दालचीनी का डंडा है, ठीक है। आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर ये मिक्स करेंगे, ठीक है। और इनके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा आप रोज़ वाटर, अगर रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल पानी भी, ठीक है। ये मिक्सचर बनाएंगे आप, बहुत ज़बरदस्त सूदिंग इफेक्ट होगा। और ये मिक्सचर बना के आप पूरी बॉडी पे, जहाँ जहाँ आपके हाथ पैर फट रहे हैं, बॉडी पे आपके बहुत ड्राइनेस है, ये तेज़ी के साथ आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। वरना अगर ये आपका इन्फेक्शन बढ़ता है तो इससे जाके आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं तो ये बड़ा, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, एक मिक्सचर बनेगा। और जहाँ भी आपकी स्किन फट रही है, इवन पूरी बॉडी में ये आप तमाम चीज़ें लगाएंगे। और उसका मैं मिक्सचर आपको, ये देखिए अगर आपके हाथ क्रैकी हो रहे हैं, ठीक है, ये आपने लगाया और ये पूरे हाथों पे आराम से ड्राई होने के बाद आप देखें ये बिल्कुल एक चिकनाहट भी नहीं आएगी और बहुत फ्लफीनेस करेगा, ये देखिए बड़े आराम से। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा ख़ास तौर पे जो लोग थोड़ा सा ओबेसिटी होती है तो उनके अंदर क्या होता है कि गर्दन आपकी काली होना शुरू होती है और लड़कियों में हार्मोन डार्क हो जाती है। देखिए अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आप गर्दन को क्या करते हैं लोग कि प्यूमस स्टोन होता है, झामा उससे रगड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़ी गलत चीज़ है, बड़ा पुराना नुस्खा ये बड़ा करती है और उसको रगड़ रगड़ के समझती है शायद हम जितना रगड़ेंगे बच्चों के साथ भी करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा, ऐसी खवातीन जिनको थोड़ा सा एक इशू है कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है या आपकी गर्दन काली है, हमें फ़ौरन फ़ोन करेंगे, एक उनको विटामिन भेजेंगे यहाँ से पिक वाइट के नाम से, जिसके अंदर है मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मेरी टाइम एक्सट्रैक्ट और तमाम एसेंशियल विटामिन है। एक तो आपको डिटॉक्सिफाई करेगा और साथ में क्रीम आप लगाएंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी मैं क्रीम आपको खुद घर में, एक तो हम रेडीमेड बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, मगर आप घर में बना सकती हैं। आप क्या करें जी, ये इसके अंदर भी पुदीना है, ठीक है, ये पुदीना है, ठीक है। पुदीना आपने इसको क्या किया, आपने पहाड़ी पुदीना लिया इतनी क्वांटिटी में, ठीक है, ठीक है जी। इसको आपने इन्फ्यूज कर दिया टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। टी ट्री बहुत जबरदस्त, ठीक है, टी ट्री ऑयल। और इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में रोज वाटर और एंड में ऐड करेंगे इसके अंदर जोजोबा ऑयल। 2 ऑयल होंगे, जोजोबा, जिसको कहते हैं जी, उर्दू में इसका डिफरेंट नाम से मिलता है आपको, जोजोबा के नाम से मिलेगा, ठीक है। टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, पहाड़ी पुदीना और दूध, ठीक है, और रोज वाटर, ये मिक्सचर बना के आप पूरी गर्दन पे रोजाना लेप करें और पिक वाइट आप चॉइस से खाएं। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा कोई काम करना है कि आपको बॉडी में से पसीना निकले, ठीक है, जितना डिटॉक्सिफाई होगा। वरना आप जितना ओबेसिटी आपकी बढ़ती है, आपकी गर्दन काली होती है। मैं आप देख रही हूं, आपको बहुत पसीना, मुझे तो कुछ ज्यादा ही ये जैकेट का कहां जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने सारे मसले मसाइल के जो हल हैं वो हमें बता दिए हैं कि हमने इनसे कैसे छुटकारा पाना है, चाहे आपकी स्किन डार्कर हो रही है या आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके हाथ फट जाते हैं सर्दियों में और स्किन खराब हो जाती है, उसका भी डॉक्टर साहब ने हमें हल बताया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे। और अब हमारा महक जो वक्त है वो खत्म होता जा रहा है, तकरीबन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है हमारा। तो जनाब आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं। वैसे तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है बाहर जाना, तो मास्क लगा के जाएं, समाजी फासले को मेंटेन रखें। अल्लाह निगहबान, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।